108। ओके, अभी ये नोट्स आपके पास फोटोकॉपी होके आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक सवाल दिया हुआ है कि डॉक्टर जमाल एक नॉन प्रॉफिट इदारा खोलना चाह रहा है, तो बस ये होमवर्क में कर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि ये डॉक्टर जमाल के तौर पे नहीं खोल सकता, क्योंकि नॉन प्रॉफिट इदारा इंडिविजुअल नहीं चला सकता, ये एक इदारा होना चाहिए प्रॉपर। तो बस एक छोटी सी बात लिखी हुई है, बाकी नॉन प्रॉफिट इदारे की तो शराइत उसी तरह है, तो ये आप लोग इंशाल्लाह खुद ही कर लेंगे होमवर्क के अंदर। अच्छा, सैलरीज की कुछ बच्चे कह रहे हैं समरी, सैलरीज की समरी ऑलरेडी चैप्टर 19 के अंदर हमने दी हुई है। फिलहाल हम 2 क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन 13 अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर जो है वो 17 के अंदर जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 6। तो फिलहाल आप ऐसा करें, क्वेश्चन 6 खोल लें पेज 455 पे। क्वेश्चन 6 खोल लें पेज 455 पर। मैंने आपको कहा था कि आपको फॉरेन इनकम्स की हमने रिवीजन करवानी है, तो फॉरेन इनकम्स की भी उसके अंदर रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा भाई कि फॉरेन इनकम्स आपकी जो है बड़े मौके पे आए हो, शुक्र है छोटे मौके पे नहीं आए। सर सारा गीला हो गया, दिखाओ सर अपना, सर खुशक है, देखो मालिश करके। मोहतरम ये पेज निकालें, पेज 343 से अगला। कोई बहुत लायक बच्चा है तो अभी हम सफ़ा बांटेंगे, तो बेशक लिख सकता है वो पेज 344 से अगला पेज सर ने क्लास में किया था, फिर मैं नोट्स बनाते हुए अपडेट भी कर दूंगा। कोई बहुत लायक बच्चे माशाल्लाह सारी चीज़ें साथ साथ मैनेज कर सकते हैं तो हाथ खड़े कर दें। वो मतलब ना भी हाथ खड़ा करें, ये करते जाइएगा साथ साथ, मतलब लायक अगर है कोई तो 2-4 लोग हाथ खड़े कर दें। माशाल्लाह सारी लायक ने थे सिफारा का। सर क्या करा रहे हैं, शुरू करते हैं जी। सर क्या करा रहे हैं? सर ये करा रहे हैं कि हमारी फॉरेन इनकम्स 3 किस्म की हैं। ऐसा नहीं बोलते, हमारी फॉरेन इनकम्स कितने किस्म की हैं? 3 किस्म की। अच्छा, 3 सिनेरियोज हैं आपकी फॉरेन इनकम से, अंगूठा मुंह से निकाल के 3 सिनेरियोज हैं। क्लासें दोबारा से शुरू करनी पड़ेंगी अगर आज किसी ने बॉल पेन मुंह में डाली तो। 3 किस्म के सिनेरियोज हैं। सिनेरियो नंबर 1, फॉरेन सैलरी माफ होने की दो में से कोई एक ऑप्शन भी हो तो फॉरेन सैलरी माफ हो जाती है। जल्दी से बैठें, फॉरेन सैलरी माफ कराने लगे हैं, जल्दी बैठें। बस अब मैं ही बोलूंगा आज, शायद इतना टाइम नहीं है। फॉरेन सैलरी तब माफ होगी अगर आप सैलरी कमाने गए हैं, अगर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है या आप सिटीजन हैं और साल के एंड पे पाकिस्तान से बाहर हैं। बोले फॉरेन सैलरी कब माफ होगी? जब आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया, और अगर टैक्स पे नहीं किया तो आप सिटीजन है या साल के एंड पे पाकिस्तान से बाहर हैं। ये है हमारा पेज 343 से अगला पेज, मत खोलें कोई मसला नहीं। अच्छा, फॉरेन सैलरी इज एग्जाम्प्ट अगर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया या आप सिटीजन है और साल के एंड पे पाकिस्तान से बाहर हैं। 2 बंदों की और फॉरेन इनकम्स माफ होती हैं, लेकिन ये फॉरेन सैलरी नहीं, उनकी हर इनकम माफ होती है। जब भी सवाल में आ जाना फॉरेन इनकम, तो आप लोगों ने ये फौरन खोल के सेक्शन रिवाइज करना, ये तीनों बातें जहन में लानी है। दूसरी, एक होगी फॉरेन सैलरी, एक है सारी फॉरेन इनकम्स। अगर आप मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है तो लिख के आने पेपर में जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल आपकी हर किस्म की फॉरेन इनकम माफ होगी। अब आप बड़े हो गए हैं, आपसे खुल के बात हो सकती है, चाहे वो फॉरेन इनकम पाकिस्तान में मिली, चाहे बाहर मिली, चाहे आपको मिली, चाहे आपके बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर हुई, चाहे उधर ही पैसे ब्लॉक हो गए, चाहे पाकिस्तान में, इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 2 शराइत पूरी करें, आप सिटीजन हैं और 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, तो जिस साल आप आके रेजिडेंट बने उस साल और उससे अगला 1 साल, ये 4 साल भी पेपर में लिख के आने हैं। कौन से वाले हैं? 20 से 24 में साल के तौर पे 20, 21, 20, 23, और फिर जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल का नाम भी लिखना है। ये साल ये बनता है, उस साल और उससे अगला 1 साल आपकी हर फॉरेन इनकम क्या होगी? माफ होगी। इनको कहते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स। ये छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। एक सवाल आया करेगा, कोई बंदा पाकिस्तान में आया हुआ है नौकरी करने के लिए, एक सवाल आया करेगा, वो कोई पाकिस्तान में आया हुआ नौकरी करने के लिए, नौकरी, इसमें ये सबसे प्री कंडीशन है, सबसे बड़ी शर्त, पाकिस्तान में नौकरी करने आया है उसकी फॉरेन इनकम माफ हो जाएगी अगर 3 शर्तें पूरी कर दे। हर किस्म की फॉरेन इनकम माफ। बेचारा नौकरी करने आया हुआ है पाकिस्तान बाहर के मुल्क से, तो 3 साल से उसका स्टे कम होगा,
कभी कभी बच्चे कह देते हैं नाम इसका फॉरेनर वाला नाम होगा। नहीं, फॉरेनर वाला नाम जरूरी नहीं, बस नाम तो देखें कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर सवालों में वैसे इसका फॉरेनर वाला नाम ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो जो बंदा पाकिस्तान नौकरी करने आया हुआ है, अगर वो 3 शर्तें पूरी कर दे। नंबर 1, वो नौकरी करने आया हुआ है, वो 3 साल से उसका स्टे कम है, और तीसरी शर्त, वो पैसे पाकिस्तान नहीं मंगवा सकता, वो पैसे पाकिस्तान नहीं, पैसे बाहर ही रखे। अगर ये 3 शर्तें उसने पूरी कर दी तो उसकी हर फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? माफ। नाउ सम इट अप। फॉरेन सैलरी माफ करने के लिए 2 बातें हैं, दोनों में से कोई एक भी पूरी हो जाए। या आप बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दें, या आप सिटीजन हो और बाहर ही रहें साल के एंड पे। हर फॉरेन इनकम माफ है। अगर आप 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, जिस साल आके रेजिडेंट बने उस साल, उससे अगला 1 साल। हर फॉरेन इनकम माफ है अगर आप पाकिस्तान 3 साल से कम नौकरी करने आए हैं और पैसे को बाहर ही रखें। पैसे को बाहर रखना सिर्फ यहां शर्त है, इसके अलावा और कहीं शर्त नहीं है। इसके ऊपर जी, हाँ हाँ हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन 6 करें पेज 455 पर। क्वेश्चन 6 पेज 455। Under the provision of income tax ordinance, discuss the taxability of foreign incomes of the following resident persons for tax year 2022। ली। अच्छा, अब एक मजे की बात बताऊं कि हमने लॉसेस के चैप्टर में 2 सवाल किए थे। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, अल्लाह उसके भाग लगाए, अल्लाह दिन रात उसके चमका दे। तो हमने लॉसेस के चैप्टर के अंदर जो है वो 2 सवाल किए थे। देखें, अब ये लॉसेस का चैप्टर मैंने खोला है, तो लॉसेस के चैप्टर में इसने कुवैत और सीरिया के अंदर फॉरेन इनकम कमाई है। अब कहीं नहीं लिखा हुआ 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, कहीं नहीं लिखा हुआ 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, और कहीं नहीं लिखा हुआ सवाल के अंदर के पाकिस्तान नौकरी करने आया हुआ है। तो इन इनकम्स को हमने इनकम में डाल दिया था। हमने क्वेश्चन नंबर किया था 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसकी फॉरेन इनकम्स आ रही थी, स्पेक्यूलेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। कहीं नहीं लिखा हुआ था ये 4 साल से ज्यादा जो है बाहर था, और कहीं नहीं लिखा हुआ था सवाल के अंदर कि ये पाकिस्तान नौकरी करने आया। तो हमने इसकी फॉरेन इनकम सारी की सारी इनकम में। तो अगर ये जो मैंने सिनेरियोस बताए, अगर इनके अलावा कोई भी सिनेरियो है, तो फॉरेन इनकम को आपने टक करके कहां डालना है? इनकम में। और वो फॉरेन इनकम क्या होगी? टैक्सेबल। जब वो टैक्सेबल होगी तो इन न्यूमेरिकल में ऐड होकर एंड पे टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। इस बेस के ऊपर जब हम पहुंचे चैप्टर 18 के अंदर, तो चैप्टर 18 के अंदर भी हमें 1-2 जगह फॉरेन इनकम सवाल के अंदर नजर आ रही हैं। जब हमने उन फॉरेन इनकम्स को खंगाल के देखा कि भाई ये फॉरेन इनकम्स की नेचर क्या है। मिसाल के तौर पे एक लड़का था, एमबीए करने गया हुआ था 10 साल से। अब लिखा हुआ सवाल में 10 साल से एमबीए करने गया हुआ है, तो फॉरेन इनकम इसकी माफ करनी है, क्योंकि इस सवाल में लिखा हुआ है 10 साल से बाहर गया हुआ है। जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, और उससे अगला 1 साल, इसकी फॉरेन इनकम माफ करनी है। अच्छा, फिर था सवाल पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 37। इसके अंदर हमें 2 फॉरेन इनकम्स नजर आ रही थी। पॉइंट नंबर 2 में था वो यूके चला गया और वहां पे नौकरी की, फॉरेन सैलरी। ही रिमेन्ड अब्रॉड, और बाहर ही रहा, तो फॉरेन सैलरी माफ होनी थी। और प्रोविजंस वही हैं जो आपको मैंने पढ़ा दी हैं फॉरेन इनकम माफ करने की। और अगला था व्हाइल रिजाइडिंग इन यूके ही सर्व्ड एज विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। ये फॉरेन सैलरी नहीं है, फॉरेन सैलरी नहीं है। इस पे फिर वो जो दूसरी वाली 2 प्रोविजंस है वो लगेंगी। क्या ये 4 साल से नॉन रेजिडेंट है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या ये बंदा पाकिस्तान नौकरी करने आया? नहीं, ये तो उल्टा बाहर नौकरी करने गया, और ये ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इसको हमने इनकम में डाला था नॉर्मल तरीके से। तो बस याद रखिएगा, अदर सोर्स में डालने हेड की मैं बात नहीं कर रहा, इस वक्त दूसरी डिस्कशन है हमारी। तो याद रखिएगा, फॉरेन इनकम्स माफ करने में, फॉरेन सैलरी माफ करने की 2 प्रोविजंस हैं, और बाकी फॉरेन इनकम्स माफ करने की भी 2 प्रोविजंस है। उसमें 4 साल वाली और 3 साल पाकिस्तान नौकरी करने के लिए आया हुआ। बस यही है फॉरेन इनकम्स माफ करने की शराइत। हाँ, वैसे एक बात जरूर है कि अगर एक बंदा, ऐसे अजीब सा सवाल पूछ रहा हूं, अगर एक बंदा उसने फॉरेन सैलरी कमाई और कुछ अरसा और पाकिस्तान वापस आ गया, तो और अब वो पाकिस्तान में भी है और फॉरेन टैक्स भी पे करके नहीं आया,
स्टिल उसकी फॉरेन सैलरी माफ हो सकती है अगर वो 4 साल से, क्योंकि जो 4 साल से नॉन रेजिडेंट है वो हर इनकम पे लगता है। बहरहाल ये बात करना मकसूद नहीं थी, नॉर्मल बातें रखें। ओके, क्या चीज? वो तो अलग बात है, वो तो टैक्स फॉरेन टैक्स रेट की है। अच्छा जी, पेज नंबर 455 अब पढ़ते हैं। इसमें तीनों प्रोविजन उसने टेस्ट की हैं। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये सारी बातें रेजिडेंट के लिए हैं, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम तो चैप्टर 4 ने ही फर्क कर दी थी। ये सारी बातें किसके लिए हैं? रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम तो पेपर में लिफ्ट ही नहीं करानी। ये तीनों एग्जाम्पशंस जो मैंने बताई हैं, ये तीनों एग्जाम्पशंस जो मैंने बताई हैं वो किसके लिए बताई हैं बोले? रेजिडेंट्स के लिए। तो रेजिडेंट की फॉरेन सैलरी कब माफ होगी ये मैंने आपको बता दिया, और रेजिडेंट की हर इनकम कब माफ होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन नॉन रेजिडेंट्स की तो फॉरेन इनकम को सिरे से ही इग्नोर करना है। Under the provision discuss the taxability of foreign source income of the following resident persons. Non-resident की तो foreign income चैप्टर 4 में ही माफ है, इसलिए मैं पहले ही बाहर निकाल दूं उनको। लिया चाइनीज इंजीनियर हैज बीन वर्किंग सिंस मार्च 2020। हमारा साल कौन सा है? 2022। मार्च 2020 से एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा है कराची के अंदर, तो नौकरी कर रहे हैं। ड्यूरिंग 2020 उसके बैंक अकाउंट चाइना वाले के अंदर कराया आया, इसमें से 40% उसने पाकिस्तान मंगवा लिया। तो अब बताएं कौन सी वाली प्रोविजन है? 3 साल से कम के लिए नौकरी करने आया हुआ है, तो हम क्या लिख के आएंगे? एज हिज स्टेज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years, so the foreign income of this short term resident individual will be exempt from tax up to the extent it is kept there, but if it is brought in Pakistan then it is chargeable to। तो कितना chargeable to tax होगा? 40%। उमरा पाकिस्तानी नेशनल केम टू पाकिस्तान on यकम सितंबर 21, ये 2022 का साल बनता है, और 10 महीने पाकिस्तान रहा है, रेजिडेंट बन गया। उसने ऊपर लिखा भी हुआ रेजिडेंट है, लेकिन हमें यहां से भी पता चल गया दिन गिन के ये रेजिडेंट है। आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस इन यूएई, बस 4 साल से क्या है? नॉन रेजिडेंट। और ये पकड़ना है अब आप लोगों ने, 4 साल से नॉन रेजिडेंट। तो ऑन यकम जनवरी हिज बैंक अकाउंट इन यूएई वाज। अच्छा, इसका पकड़ना, इसके पकड़ने में 2 चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसके पकड़ने में 2 चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज, वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, और अभी ये आए हुए इसको ज्यादा अरसा नहीं हुआ। कब आया? मार्च 20 से 2022 तक, कोई 3 साल नहीं बनते। इसमें आप लोगों ने ये पकड़ा 20 years, 4 साल से ज्यादा, यहीं से पता चला करेगा। तो इसमें तो पैसे पाकिस्तान लाए ना लाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, इसलिए जिस साल आकर रेजिडेंट बना उस साल उससे अगला इसकी फॉरेन इनकम 0.3। सिद्रा पाकिस्तानी नेशनल लेफ्ट व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी, सिद्रा पाकिस्तानी नेशनल लेफ्ट पाकिस्तान छोड़ दिया ऑन यकम जुलाई 2021, साल के पहले दिन, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिंगापुर बेस्ड कंपनी एट अ मंथली सैलरी ऑफ सरगोदा 10,000, सिंगापुर। हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजंस, वो अब मैं आपको नहीं बता रहा, वो फिर जरा कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, शी रिटर्न, वापस आ गई है। ऑन 20 दिसंबर 2000 रेजिडेंट बन गई, क्योंकि 6 महीने 10-11 दिन रही पाकिस्तान में। बाजी सिद्रा रेजिडेंट है, वो जिसकी पर्सनल रीजंस नहीं हुई थी वो आदमी नहीं है। पॉजिटिव साइड पे देखें। अच्छा, शी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान ऑन 20 दिसंबर, 6 महीने से ऊपर पाकिस्तान रुकी है तो रेजिडेंट बन गई, एंड रिमेन थे और अभी भी इधर ही मक्खियां मार रही है। शी ब्रॉट द एंटायर। अच्छा, अब ब्रॉट को ना देखा करें। अब मुझे बताएं कौन सी प्रोविजन लग रही है, जरा जल्दी बताएं कौन सी प्रोविजन लगनी है। अब सैलरी में दो सूरत में सैलरी माफ हो सकती है। एक, अगर तो टैक्स पे कर दे, भाई आप दोनों अटेंटिव हो आज जो दूर बैठे हुए हो, दिल से आवाज निकली है, तो या तो वो टैक्स पे कर दे बाहर के मुल्क में तो भी फौरन सैलरी माफ है, या एंड पे बाहर है, मक्खियां इधर मार रही हैं, एंड पे बाहर तो नहीं है। थ्योरी के सवाल में ना उसने अब वाजे लिखा नहीं हुआ कि टैक्स नहीं दिया, तो दोनों बातें लिख के आइएगा। नहीं, एज्यूम नहीं करना होता, थ्योरी के सवाल में दोनों बातें लिख के आइएगा। क्या लिख के आएंगे बताएं? इफ सिद्रा हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स इन फॉरेन कंट्री,
then her salary income is exempt from tax. However, if she has not paid foreign tax in foreign country, then her salary income is chargeable to tax. The other benefit which relates to yani कि the other benefits is only available to those persons who are abroad at end of year, so she cannot avail this benefit. वो बेनिफिट तो ये वैसे नहीं ले सकती, ये भी लिखाएंगे तो बड़ा ज़रा प्रेशर पड़ जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, उसी प्रेशर में मरना न जाए। तो ये दो प्रोविजन सैलरी पे लगती हैं। दो प्रोविजन किस पे लगती हैं? सैलरी पे। तो सैलरी की शराइत पूरी हो नहीं रही थी, मतलब वाजे पता नहीं चल रहा था। अब रिमेन्स अब्रॉड वाली तो लग नहीं सकती, ये लिखा है क्लियरली, रिमेन्स अब्रॉड वाली शी इज नॉट अब्रॉड। अच्छा, ऐसी सवाल को लिखना कैसे होता है? आपको लिखने को मौका दिया जाए, आपने सही उसकी उस सवाल को लूला लंगड़ा कर देना है। आपको दिखाएंगे आज आप लोगों के लूले लंगड़े सोल्यूशन। तो इसमें आप लिख के आएंगे कि द फॉरेन सैलरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ शी रिमेन्स अब्रॉड, बट शी डिडंट रिमेन अब्रॉड, so through this provision she cannot but get benefit. However, if she has paid the foreign tax in foreign country, then her foreign salary will be, however, if इसलिए कि उसने पे नहीं किया, बताया नहीं सवाल ने। ओके, अब हम जी, तो वो तो वैसे ही नॉन रेजिडेंट के, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 उसमें भी यही सवाल है, इसको साथ ही करें। 4 नहीं, वो 7, चैप्टर नंबर 7। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 भी साथ ही मैं खोल लूँ, आप लोगों को तो खोलने की ज़रूरत नहीं भाई। AC 14 पे कर दो, वो कंपनियां मर गई जो AC 14 पे बनाती हैं अभी। अच्छा, कोई कहेगा 20 पे, कोई कहेगा 17.5 पे, कोई कहेगा 18 में, तो पढ़ाने का टाइम कब मिलेगा हमें? भाई अगर ये जहाज़ होता तो हम आपको ब्लैंकेट ला देते। जहाज़ में सर्दी लग रही हो तो वो नीचे नहीं उतारते, वो कहते हैं कि पैराशूट अवेलेबल नहीं है हमारे पास शॉर्ट हुए में आपको जो है वो कंबल मिल जाएगा। अच्छा, किधर है वो नहीं, वो तो ठीक है, वो जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला, ये Akbar, a Pakistani citizen, worked at ABC Pakistan Limited, an unlisted company and wholly owned subsidiary of ABC International. यानी ये कंपनी बाहर वाली कंपनी की सब्सिडरी है, which is based in USA. Akbar engagement, Akbar की मंगनी, was formed through a 2-year contract with provision that at the end of this period, he had the option to continue his employment with ABC International in USA. अकबर पाकिस्तान का सिटीज़न है, ये ABC पाकिस्तान में काम कर रहा है, जो कि ABC इंटरनेशनल की सब्सिडरी है। ABC इंटरनेशनल USA में है, पेज नंबर 139 है। अकबर की इंगेजमेंट वॉज परफॉर्म थ्रू अ 2-year एग्रीमेंट, उसको 2 साल के लिए नौकरी मिली है। उसमें शर्त ये है कि इसके एंड पर, यानी 2 साल नौकरी उसे ABC इंटरनेशनल ने ABC पाकिस्तान में दी है 2 साल के लिए। उसके पास एक ऑप्शन है कि ABC इंटरनेशनल 2 साल बाद चला जाए। रखें भी, बैठें। द 2-year पीरियड, थोड़ा सा साइड पे बैठ जाना, वो देखते रहें बस। द 2-year पीरियड एंडेड ऑन 30 सितंबर 22। 2 साल का अरसा खत्म हो गया 30 सितंबर 22 को। अब वो USA जा सकता है, एंड ही लेफ्ट फॉर USA ऑन यकम अक्टूबर 22। तो हमारा साल है 2023। तो जुलाई पाकिस्तान USA, 31 जुलाई के, जून जुलाई अगस्त के 31, द 2-year पीरियड एंडेड ऑन 30 सितंबर। 30 को पाकिस्तान में रख लें इसको, ये पाकिस्तान में हो गया। अकबर लेफ्ट फॉर USA ऑन अक्टूबर, यकम अक्टूबर को गया। वैसे जाने का दिन भी आप गिन लें, लेफ्ट फॉर USA ऑन यकम अक्टूबर, जाने का दिन पाकिस्तान में ही डाल दें, यही होता था ना। मतलब
जाने और आने का दिन फिर पाकिस्तान में काउंट किया जाता था। लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन यकम अक्टूबर, बड़ा क्लियर है, यानी कि यूएसए यकम अक्टूबर को निकला तो मतलब यकम अक्टूबर को पाकिस्तान ही था ना। तो कंटिन्यू हिज एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए एज पर एग्रीमेंट। ऑन 15 फरवरी ही रिजाइंड। अच्छा, तो यूएसए में अक्टूबर के 29 दिन, अक्टूबर में 30 होते हैं टोटल, अक्टूबर में 31 होते हैं ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अच्छा, नहीं, ये जो 15 है ना, ये पाकिस्तान से इसका ताल्लुक ही नहीं है, ये बाहर के मुल्क से बाहर के मुल्क में जा रहा है। अब आपकी मर्जी है, 15 इधर गिनने, इधर गिनने, उधर वाले मुल्क में गिनने, उधर वाले मुल्क में गिनने। इतना तो ना सवाल से लड़े ना अब। तो अब ये ऑन 15 ही रिजाइन फ्रॉम एबीसी एंड ज्वाइन डीईएफ इन यूके, यानी जादू था, 15 को उधर से रिजाइन किया और इधर जाके शाम को उधर बैठा हुआ था, उधर नहीं सवाल बनाने वाला भी। अच्छा, 2-4 दिन इसको रेस्ट करवाता बीच में कहीं दुबई में, फिर लेके जाता। तो 15 ही गिन लें, कोई मसला नहीं, 15 फरवरी में गिन लें, इसमें क्या मसला है। पाकिस्तान आने जाने का दिन गिनना है ना, वो तो दोनों मुल्कों से बाहर ही है, अब क्या करें। यूएसए में हो गए। उसके बाद ही रिजाइन फ्रॉम एबीसी यूएसए एंड ज्वाइन डीईएफ इन यूके अंडर एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो हाउएवर ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम्स, वही सिदरा वाले मसले, हाउएवर ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम्स ही रिजाइन। भाई ये मसले बहुत आ रहे हैं आजकल, सब्र खत्म हो गया लोगों में, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ये इन मसलों को चैलेंज करना, ये इसके लिए अलग क्लासें चाहिए, और ये 1-2 क्लासों से नहीं होगा 1-1 घंटे की, इसके लिए पूरे सेशन चाहिए 6-6 घंटे के, कोई 3-4 दिन के, फिर जाके हर हफ्ते इसका रिमाइंडर चाहिए, फिर कहीं जाके लोगों में सब्र आएगा, वरना। अच्छा चलिए फिलहाल फोकस करें, आप जो पढ़े थे अभी हम इस टॉपिक पे अगर हमने बात शुरू कर दी, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है। अच्छा, ही रिजाइन फ्रॉम डीईएफ, डीईएफ से वो रिजाइन करके चला गया एंड रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 30 अप्रैल 2023। तो यूके के अंदर कितना अरसा रहा, यूके के अंदर वो रहा फरवरी के, कर लें 28 - 15 कितने बनते हैं, फरवरी, मार्च, रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 30 अप्रैल, 29 इधर कर लें, फिर आप पाकिस्तान में दिन दोबारा डालने शुरू कर दें, वापस आ जाएं जिथे दी। अच्छा जी, अप्रैल, मई, जून। अब मुझे नहीं पता सोल्यूशन में हो सकता है ये वाला एक दिन इधर गया हो, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ये वाला एक दिन इधर ही बेहतर है। टोटल कराएं 150 जी, बोलें। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया he stays for less than 183 days, so he will not be considered as, but we will still apply second criteria to conclude whether he is resident or not. second criteria भी लगाते हैं। टोटल 673 73। अगर टोटल 365 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं ब्लंडर मारा है, 365 ही आ रहा है। अच्छा, अब he is citizen of Pakistan, stayed in Pakistan for 183 days or more? No. He is citizen of Pakistan? Yes. Present in any other country for more than 182 days? In any other country for more than 182 days? No. क्या यूएसए या यूके ने इसको रेजिडेंट करार दिया? सो हैंस साबित हो गया कि अकबर क्या है। पहले आपने ये डिस्कशन करके आनी थी कि क्या चीज, तो एज पर सेकेंड क्राइटेरिया he is citizen of Pakistan, he is not present in any other country for more than, and he is not resident of any other country। ये क्लियरली लिखाइएगा, आई के पे से लिखता है if he is not resident of any other country, मतलब अगर उसने नहीं कहा तो नहीं है बस। and he is not resident, he is not declared resident in any other country, that's why he will be considered as resident for Pakistan tax purposes, इसलिए उसको रेजिडेंट समझा जाएगा। so when he will be considered as, I need you focus, पर डरा ना करे, मैंने क्या कहने, आखिरी दिन क्या कहने मैंने जाते हुए, पूरा सेशन नहीं कहा। अच्छा, अब ये डिसाइड हो गया रेजिडेंट है, ठीक है। मतलब देखिए, अब उसने मांगा तो फॉरेन सैलरी की ट्रीटमेंट है,
लेकिन जाहिर बात है उसके लिए एक इंटेग्रल डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, उसने जो डाटा दिया उसकी बेस पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाली, वरना फॉरेन इनकम पे तो 6 नंबर नहीं उसने आपको देने, तो जो डाटा दिया उसकी बेस पे पहले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। अब जब ये साबित हो गया ही इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो अब फॉरेन सैलरी कमा रहे 2 मुल्कों में, यूएसए में भी और यूके में भी। वो तो पाकिस्तान सोर्स ना, यहां तो ये तो पाकिस्तान में नौकरी की है इसने, ये इसने यूएसए में नौकरी की है, ये पाकिस्तान सैलरी तो टैक्सेबल ही होती है हमेशा, ये पाकिस्तान सैलरी, ये फॉरेन सैलरी वेला प्रोग्राम, रिजाइन फ्रॉम डीईएफ एंड रिटर्न टू पाकिस्तान एंड स्टिल मारिंग मक्खियां लाइक सिदरा बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा नेक्स्ट, अब हम जवाब देके आएंगे जिसको मेरी तरफ से जवाब समझें। मिस्टर अकबर इज नॉट present outside country at the end of tax year, therefore that provision cannot be applied here। पहले प्रोविजन लिखा था ना, आप लोग ऐसे ना मुझे देखें, पहले हम लिख के आएंगे डिस्कशन ऑफ फॉरेन सैलरी, फिर नीचे लिख के आएंगे वेयर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिमेन्स अब्रॉड एट द एंड ऑफ ईयर एंड ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हिज फॉरेन सैलरी विल बी एग्जाम्प्ट। पहले प्रोविजन लिखा है, एज ही इज not abroad at end of year, so this provision will not apply। आगे चलेंगे, further if he has paid the foreign tax in USA and UK, जाके वही सिद्रा वाला मसला है इसका, if he has paid the foreign tax in USA UK then his foreign salary will be maaf। however if he has not paid foreign tax, if he has not paid foreign tax, if he has not paid foreign tax, then his foreign salary will be exempt। सोच के होंठ हिलाओ, क्या बंदे हैं भाई। अगर उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो फॉरेन सैलरी इज, और अगर उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे नहीं किया तो फॉरेन सैलरी इज। तो सिद्रा की तरह दोनों बातें क्यों लिख के आनी है, क्योंकि सवाल ने डेटा लिखे नहीं बताया फॉरेन टैक्स दिया या नहीं दिया, तो थ्योरी के सवाल में दोनों बातें डिस्कस करके आए। अच्छा एक मिनट एक मोंगी ना मारिएगा पेपर में, इधर देखें, ये अब पुत्र बहुत बड़ी बात होने लगी है तेरे से, अगर तू इधर देखे, आप इधर अगर देखें, आपसे बहुत बड़ी बात होने लगी है। खुदा के लिए ये सवाल ना लिखाइएगा कि he is not present in Pakistan at end of year, however if he would have been outside Pakistan at end of year then he would have, मतलब इधर दोनों बातें नहीं लिख के आनी, क्योंकि वो बता रहे वो पाकिस्तान आ गया है, चुनूनू बता रहे वो पाकिस्तान आ गया, मतलब इधर ये नहीं लिख के आना अगर वो वैसे तो वो आ गया पाकिस्तान, लेकिन अगर वो बाहर होता तो उसकी फिर भी हम माफ कर देते, ये नहीं लिख के आना। उसने आपको बताया वो पाकिस्तान आ गया है, उसने एक चीज नहीं बताई, उसने फॉरेन टैक्स पेड नहीं बताया, तो लिखें फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है ये नहीं बताया, इसलिए फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है या नहीं ये नहीं बताया, इसलिए दोनों साइड्स डिस्कस कराएंगे, राइट और लेफ्ट, इसलिए दोनों साइडें बोला करें ना, जिस तरह घर में बोलते हैं, बुकें मेरी किधर पड़ी नहीं है, दोनों साइडें डिस्कस कराएंगे। दोनों साइडें क्या हैं बताएं, अगर फॉरेन टैक्स पे किया तो माफ, और अगर पे नहीं किया तो चार्जेबल, और लिख लें ब्रैकेट में बिल्कुल सिद्रा की तरह, बाद में सिद्रा ढूंढते हैं चैप्टर 17 में जाके। ओके आप लेट हो गए ना, आपको क्या पता सिद्रा कौन है, उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे वो, अच्छा सिंगापुर से वापस आई थी। ओके श्योर नहीं किया सी कल्ले ना जाओ, वैसे जाना भी नहीं कल्ले की तो नाल ना रहो, मतलब शादी करके भी उत्थे मतलब पता नहीं की। अच्छा जी बहरहाल इसके अकबर के भी कोई सॉर्ट ऑफ सेम प्रॉब्लम्स है। सफ़े बांटे वो किधर चले गए, वो जब सफ़े बांटने का टाइम आया वो गए हैं।
खिजर नहीं आया, खिजर की नहीं आया तो अब हम उसको घर से बुलाएं खिजर को। खिजर 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 खिजर। क्या आप कह रहे हो आपको मेरे घर आए हुए बहुत अरसा हो गया? क्या चीज? मतलब वालेकुम शुरू होएगा तो समझ आएगी ना, शुरू भी नहीं आया। अच्छा भाई, हमने कर लिया चैप्टर 4 में से डॉक्टर जमाल वाला सवाल बता दिया आपको। हमने एक क्वेश्चन 13 कर लिए पेज 139 पर। हमने समरी ऑफ सैलरी चैप्टर आपको बता दिया, चैप्टर 19 में मौजूद है। हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 पेज 455 के ऊपर। भाई देख लें, जो मैंने 4 जगह टिक लगाए हैं, मुझे ऐसे ना देखा करें। 4 जगह टिक लगा दिया आपने? ओके चलें जी, अब आप तशरीफ ले आए चैप्टर नंबर 8। ये करेंगे पहले हम सेक्शन 75A समरी फ्रॉम बिजनेस की समरीज। जो बिजनेस की समरीज हमने आपको दी हुई हैं वहां से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। अच्छा जी, बिजनेस की समरीज में हमने आपको ये पेज दिया है बड़े मोहब्बत से, सेक्शन 75A। ये किताब में कहाँ है इस वक्त? सेक्शन 75 और 6 के पास ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस इधर से देख लें। बोले अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 मिलियन से महंगी वाली, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग कुछ भी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 मिलियन से किस में खरीदें? कैश में। इफ पेमेंट इज नॉट मेड थ्रू प्रेस्क्राइब बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल ऊपर लिखे हैं। अगर हम ये खरीदें, बोलें किस में? कैश में। 3-4 मिलियन वाली खरीद सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने 6 मिलियन वाली में 2 मिलियन कैश पे किया है तो ये जुर्म है। और मूवेबल प्रॉपर्टी आपने 1 मिलियन से ज्यादा वाली किस में खरीदी? कैश। 10 लाख से ज्यादा वाली, तो भी समझा जाएगा कि आपने सेक्शन में वायलेशन कर दी है। सजा क्या मिलेगी ये सुने। सजा ये मिलेगी कि आपने 6 मिलियन की प्रॉपर्टी है, और भाई क्या क्या कर रहे हैं कि इधर देख, 6 मिलियन की प्रॉपर्टी आपने 2 मिलियन कैश में पे कर दिया, तो खरीदी 6 की, पेमेंट की 4 मिलियन चले चेक से पे कर दिया। 6 मिलियन है, 4 मिलियन आपने चेक से पे कर दिया, 2 मिलियन आपने कैश में पे किया। तो जब आपका गेन निकलेगा ना, तो कॉस्ट 6 नहीं होगी, 4 होगी। कॉस्ट क्या होगी? जैसे 90 लाख की गाड़ी की 75 लाख कॉस्ट एज्यूम करते थे, उसकी वजह कुछ और थी, इधर वजह कुछ और है। सिमिलरली अगर आपने कोई मूवेबल एसेट आपने खरीदा है, मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस में मशीन है, फर्नीचर है, एसी है, कोई चीज है, वो आपने 1 मिलियन से ऊपर खरीदी, 1.2 मिलियन की खरीदी और 0.8 चेक से पे किया, और 0.4 मिलियन जो है वो आपने कैश में पे किया, तो उसकी कॉस्ट टूट के 0.8 रह जाएगी। उसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी? लेकिन डेप्रिशिएट भी नहीं करना इसको, ये भी इजाजत नहीं है। फुल बिल्कुल डेप्रिशिएट सिरे से करने की इजाजत ही नहीं है, इसको डेप्रिशिएट भी नहीं करना। इधर तो लैंड होगी, अगर बिल्डिंग हुई तो उसको भी डेप्रिशिएट ना कीजिएगा, इमोबल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग भी आ जाएगी। दो सजाएं मिलेंगी। लैंड में तो सिर्फ एक सजा मिलेगी, इसकी कॉस्ट फारग जो कैश में पे की, लेकिन इधर कॉस्ट भी फारग और डेप्रिसिएशन की भी इजाजत नहीं है, 2 सजाएं मिलेंगी। The asset will not qualify for depreciation or some amortization of pre-commencement expenditure. Pre-commencement expenditure, feasibility study वगैरह भी फारिग। The amount paid on in cash will not be treated as amount full नहीं, the amount paid in will not be treated as cost under section 76
6 फॉर कंप्यूटिंग गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। कोई बंदा बता दे ये किताब पे सेक्शन 75 है कहाँ लिखा हुआ है, ताकि हम किताब का पेज नंबर, कोई एक बंदा काफी है बता दिया करे, बस सबको निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा 193। अच्छा छोड़ें, ये नोट्स में इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे। अब हम आपको चंद सवाल देने लगे हैं। कुछ सवाल तो हमारे अगले सफ़े पे हैं, ये आप टिक कर लें, मैंने ना भी कराया, आपने घर जाके इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इधर आए टिक करें, ये क्वेश्चंस ऑन नेक्स्ट पेज, ये आप लोग घर में कर लीजिएगा, ब्रैकेट में हम होमवर्क लिख देंगे। क्वेश्चंस ऑन नेक्स्ट पेज ये भी, और साथ इसके हम लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन करने लगे हैं 4। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं। लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 5% पेनल्टी भी है, वो अब ऐसे अपने गवर्नमेंट को देनी होती है, मतलब न्यूमेरिकल का पार्ट बनाने में हुआ तो एंड पे माइनस कर दीजिएगा। अच्छा किधर है वो सेक्शन, हाँ ये लेटेस्ट अटेम्प्ट किधर है हमारी किताब में, ये क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। 4 का 3, ये आपकी किताब में ना एंड पे है ये। ऑन यकम जुलाई 22, ये होमवर्क में दिया था मैंने पिछली क्लास के अंदर, किसी ने किया था जी एक। ऑन यकम जुलाई, भाई ये दोनों तो हो जाने चाहिए थे। ऑन यकम जुलाई 22, जिप्सम एंटरप्राइज परचेज डिलीवरी व्हीकल फॉर बिजनेस यूज एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन। बताएं जी डिलीवरी व्हीकल कहां फॉल करेगी, इमूवेबल में या अदर एसेट्स में? अदर एसेट्स में। ओके, bought a delivery vehicle for business use at a cost of 3 million. 50% of price यानी 1.5 million was paid through cash check. Cash check होते bearer check type. Cash check. And the remaining 50% pays through a cross check. अब पहली सजा बताएं, कॉस्ट पे कितनी की? पे 3, उसमें से कितनी कैश में पे की उसे माइनस करें 1.5, तो टूट के कॉस्ट कितनी रहेगी? सो बोलें द कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग विल बी ओनली 1.5 मिलियन, विल बी ओनली। अब बेचा कब? 4 साल बाद, तो डेप्रिसिएट नहीं करना व्हीकल को 4 साल। ये बड़ी भयानक बात है, वरना तो बड़ा लंबा सवाल हो जाता। 2023 में डेप्रिसिएट करते, 23 में, 24 में, 25 में, 3 साल डेप्रिशिएट करते हैं हम, डेप्रिशिएट भी नहीं करना। अब सवाल का जवाब आसान सा मिलेगा आपको, जो हमने आपको सॉल्यूशन दिया था। सवाल का जवाब आसान सा है, आप लोगों ने गेन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द कंसीडरेशन? 2। व्हाट वाज द कॉस्ट? 3, लेकिन लेंगे क्या? तो व्हाट इज द गेन? बिजनेस इनकम में चला जाएगा 0.5 का गेन। अब थ्योरी का सवाल है, थ्योरी का सवाल है डिस्कस, तो डिस्कशन करें जरा। हमने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। द एसेट इज परचेज्ड फॉर ₹3 million. It is not an immovable property, rather it is another asset. So if it's as its value is greater than 1 million, as its value is greater than, कैश पेमेंट जितनी मर्जी हो, पूरी वैल्यू देखने 1 मिलियन से ज्यादा है। As its value is greater than 1 million, so the 50% of cost will not be considered at cost at the time of calculating gain loss. So the cost will be considered as only 1.5 million. Further, no deduction will be charged for 30 June 23, 24, 25. And in the year of disposal, a consideration of 2 will be used, and from this cost of 1.5 will be deducted, and 0.5 is chargeable under the head income from business. Done? इसकी रिवीजन के लिए मैंने आपको कहा है कि इन सफ़ों पे नीचे हमने आपको 3 सवाल दिए हैं, वो आप रिवीजन में कर लीजिएगा। मैं आपको करवा भी देता हूं मोटे मोटे। सफ़ा पलटें, सफ़ा नहीं मिला, सफ़ा पलटें। ये तो मैंने आपको करवाया था ना सेक्शन 77 का 1, मतलब एक चीज़ जा रही है दूसरी चीज़ बदले में आ रही है, ये तो वैसे ही रिवीजन के लिए डाल दिया मैंने। क्वेश्चन 2, A company bought a machine for 7 million. Oh, मशीन क्या है? मूवेबल, इमूवेबल? मूवेबल।
machine for 7 million in 2016, paying 30% in cash and sold it for 5 million. फिलहाल बताएं खरीदी कितने की? 7 मिलियन में 30% किसमें पे किया? तो कॉस्ट क्या समझी जाएगी? 4.9. 7 मिलियन माइनस 30% ऑफ 7 मिलियन. और गेन लॉस किसके ऊपर निकलेगा? 5 मिलियन माइनस 4.9. अगला सवाल, इमूवेबल प्रॉपर्टी. An individual bought a plot of 8 million. 8 million. It is greater than 5 million. It is greater than 5 million. Done? ये भी हो जाएगा. ये आपको तंग करने के लिए दिया है. An individual bought a plot for 4 million in 2024. Bought a plot for, तो कोई मसला नहीं, सारा का सारा कॉस्ट में चला जाए. द फुल परचेज प्राइस इज रिकॉर्डेड बिकॉज द लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश पेमेंट से तब है जब वैल्यू ग्रेटर देन 4 साल हो गए बैठे बैठे. तो ये थी जी हमारी प्रोविजन जो हमने आज डिस्कस करनी थी. ओके, गॉट इट? चलें. ओ माशाल्लाह, आप लोगों की स्पीड ऐसे धड़ाधड़ आ रही है. लगे हाथों वो लेटेस्ट टाइम खुली भी है, तो इसका क्वेश्चन 1 MCQ 6 भी कर जाएं. अभी लेटेस्ट टाइम खुली हुई है ना, तो इसको साथ ही फारिग कर जाएं. हमारे से लास्ट क्लास में एक गलती हुई है. गलती हमारे से लास्ट क्लास में ये हुई है कि हमने ये प्रोविजन करते हुए हमने सेक्शन नहीं खोला. अगर हम सेक्शन खोल लेते तो ये गलती ना मेरे से होती और ना आपसे होती. क्या गलती हुई है सुने. आशिक अली इज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिटीजन. ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2026 he derived पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ 8 लाख. पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इज चार्जेबल टू टैक्स. फॉरेन इनकम्स नहीं होती ना अंडर नॉर्मल रेजिम. एंड अर्न्ड अ फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ, ये नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं है. न्यूमेरिकल के एतबार से बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल के एतबार से बात कर रहा हूं. अच्छा, पहला सवाल, क्या इसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं? यस, हिज इनकम इज ग्रेटर देन, सो ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम. अगला सवाल उसका ये है कि क्या इस हमारे शहजादे चुन्नू ने, मुन्नू ने, टुनू ने वो जमा करवानी है, क्या कहते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट. चैप्टर नंबर 15. क्या इसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है? भाई मैंने आपको दिखा दिया था कि वेल्थ स्टेटमेंट इसलिए जमा नहीं करवानी कि वेल्थ स्टेटमेंट पाकिस्तान में सिर्फ किन लोगों ने जमा करवानी होती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ने. बाकी लोगों ने जमा नहीं करवानी. इतनी बारीक सवाल को इक्का दुक्का आता है, लेकिन उसकी वजह से परेशान ना हुआ करें. बाकी MCQs आप लोगों ने ही माशाल्लाह मुझे काफ़ी जल्दी बता दिए थे. जिन्होंने जल्दी नहीं बताए थे उनकी वजह ये नहीं थी कि उनको आते नहीं थे, उन्होंने रिवीजन नहीं की हुई थी अभी. वेल्थ स्टेटमेंट, मुझे लग रहा है हौसला दे रहे हैं, है कोई मसला मेरे में? सॉरी नहीं, तैयारी करते हैं तो हो जाता है, कोई मसला नहीं. हौसला दे रहे हैं ना, सोचा करें इस तरह हौसला दे रहे हैं. अच्छा जी, every resident individual shall furnish a foreign income and asset statement. आप बताएं फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी सिर्फ किसने जमा करवानी है? अब हमने सेक्शन खोले बगैर कह दिया था ये इनकम बड़ी जबरदस्त, आपने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ चले, तो इसने फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी जमा नहीं करवानी. सो इसलिए ऑप्शन बी ही टिक थी. जो आपके साथ सोल्यूशन शेयर किया था वो तो ऑनलाइन वाले एक बच्चे ने बताया हमें, जिसकी वजह से हमने कहा इसको सही करा दें, वरना आप लोग तो अच्छा चलें, नहीं माशाल्लाह आपसे उम्मीद है. चलें अब हम रिवाइज. अच्छा, सुबह से हमने क्या किया है? सुबह से हमने 2 काम किए हैं. नंबर 1, एक तो हमने पढ़ा है कि किन किन लोगों की फॉरेन इनकम्स माफ होती हैं, किन किन लोगों की. और उसके बाद हमने क्या किया, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन भी रिवाइज कर ली लगे हाथों. और तीसरा हमने जो जबरदस्त काम किया है वो किया है कि 5 मिलियन से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टीज और 1 मिलियन से ऊपर की मूवेबल प्रॉपर्टीज. अच्छा, मैं अब आगे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि हम वहीं खड़े हुए हैं और आप लोगों ने फिर दोबारा वही किया है जिससे मुझे आपकी उम्मीद थी
कि आप लोगों ने क्वेश्चन 4 मुझे पूरा नहीं करवाया। खुदा के लिए क्वेश्चन 4 तो मुझे पूरा करवा देते, फिर हम आगे चलते। क्रोमाइट लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, परचेज्ड अ मशीन ऑन 2 दिसंबर 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। कितने की मशीन खरीदी है? 100 मिलियन की। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था और करवाया भी था उसको न्यूमेरिकल क्लास में, शायद आपको याद हो। जिस अरसा हमारी इनकम एग्जेम्प्ट है, जिस अरसा हमारी बिजनेस इनकम है, क्या एसेट्स को स्टिल डेप्रिशिएट करते रहेंगे या नहीं? वो और बात है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए वो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी, लेकिन मेरा कुछ और सवाल है। मैंने कहा था कि अगर WDV आपने निकालनी है तो उन एसेट्स को कीप ऑन, चाहे मेरा बिजनेस इनकम गवर्नमेंट ने किसी वजह से माफ की हुई है, लेकिन वी विल स्टिल कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग द एसेट। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज टॉट टू यू बाय मी, taught to me by you, taught to you by, taught to me by you, taught to me by you। अच्छा, हमने पढ़ा था पेज 168 के ऊपर 169 पे, डेप्रिसिएशन शैल बी पेज 5 पर, where any building, furniture, plant is used in business whose income is exempt, depreciation shall be allowed for the said years। depreciation अलाउ होगी। तो खरीदा कब है? 1 दिसंबर 22 को एट अ कॉस्ट ऑफ, CL's income remained exempt up to tax year 2025। CL follows an accounting year ending on 31 June 25 CL disposed of the machine for 30। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गेन निकालना था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। कॉस्ट में से आप लोगों ने डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी और कंसिडरेशन लेके गेन निकाल देना था। एक टफ चीज थी कि डेप्रिसिएशन कितने सालों की निकालनी है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड स्पेशल है। अब जरा थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर, तो सबसे पहला साल खत्म हुआ होगा 31 दिसंबर 22 को। 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22 का नाम था 23। 31 दिसंबर 22 का नाम था 23। तो 31 दिसंबर 22 को डेप्रिशिएट करेंगे जिसका नाम 23 होगा। 31 दिसंबर, 31 तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, 31 दिसंबर 22 को डेप्रिशिएट करेंगे जिसका नाम टैक्स ईयर 23 होगा। हौसले से आगे बोलें। 31 दिसंबर 23 को डेप्रिशिएट करेंगे जिसका नाम 24 होगा, और 31 दिसंबर 24 को भी डेप्रिशिएट करेंगे जिसका नाम 25 होगा, जिसका नाम टैक्स ईयर, और हम खड़े हैं 26 में। तो 30 जून 25 26 वाला साल है। 30 जून 25 कौन सा साल है? तो इस साल डेप्रिशिएट, तसल्ली से सुनिएगा। खरीदा कब है? 1 दिसंबर 22 को। पहली दफा कब डेप्रिशिएट करेंगे? 31 दिसंबर 22, जिसका नाम क्या होगा? 23। फिर कब डेप्रिशिएट करेंगे? 31 दिसंबर 23, जिसका नाम 24। फिर कब डेप्रिशिएट करेंगे? 31 दिसंबर 24, जिसका नाम टैक्स ईयर 25। फिर कब डेप्रिशिएट करेंगे? फिर 30 जून 25 के 6 महीने डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि 30 जून 25 जो है उसको डिनोट, 30 जून 25 ने खत्म होना है 31/12/25 को, और उसी को 26 का साल कहते हैं। तो इसलिए ये डेप्रिशिएट नहीं होगा। ये बात इन लोगों को समझ आ गई? बहरहाल सोल्यूशन में दिसंबर ईयर एंड के साथ सारा हुआ हुआ है, तो डेप्रिसिएशन के साल बस थे, बाकी एग्जाम्प्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये भी आसान सा सवाल था, आया तो शायद पहली दफा, लेकिन आप लोगों ने कर लिया होगा। आधे मार्क्स तो इसमें वैसे भी आ जाने थे इन 2 लाइनों की वजह से। फिरोज शाह ओन्स आप लोगों ने वो पढ़ा है IS 40, मतलब उससे कहां चला जाता है एसेट? PPE से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PP। ये देखें क्या हुआ है। फिरोज शाह ओन्स ऑफिस प्रेमिसेस दैट वाज परचेज्ड ऑन 2 जुलाई 22 एट अ कॉस्ट ऑफ 24 मिलियन। He originally used the office premises for clearing and forwarding business। ठीक है, तो ये बता दें अब ऑफिस प्रेमिसेस किस लिए यूज हो रही है? बिजनेस के लिए। However in सितंबर 25, इधर तो नॉर्मल चला है ना सवाल को, इधर कोई स्पेशल ईयर नहीं उसने बताया। However in सितंबर 25, 30 जून
23, 30 जून 24, बस 30 जून 25, 3 साल डेप्रिशिएट हुआ होगा, 3 साल डेप्रिशिएट हुआ होगा। 3 साल डेप्रिशिएट होने के बाद सितंबर 25 में he ceased to use his business premises for business। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एसेट का इस्तेमाल बंद हो जाना ये भी डिस्पोजल है। सीज का अंडरलाइन पढ़ें, सीज को अंडरलाइन करें। ये हमने लफ्ज पढ़ा था सेक्शन नंबर 77 में, सेक्शन 75 में। सेक्शन 75 में ना डिस्पोजल की डेफिनेशन थी। डिस्पोजल की डेफिनेशन याद कराऊं क्या थी? डिस्पोजल की डेफिनेशन थी सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर्ड और मरने की वजह से ट्रांसफर हो गया, और सीज टू यूज इन बिजनेस। कितने लोगों को याद आ रही है ये बात? वरना सेक्शन 75 लिख लें। सेक्शन 75 में लिखा था बिजनेस का एसेट सीज कर दें तो भी डिस्पोजल समझ लें। सो इट बिकम्स, नाउ बोले डिस, लिखें सीज को अंडरलाइन करके, इट इज डिस्पोजल एज पर सेक्शन 75 because we have ceased to use the asset with effect from 1 अक्टूबर। ही लीज, ओ तो लीज वो किराए पे दे दिया, छोड़ें। पहले गेन लॉस बताएं कैसे निकालेंगे। व्हाट इज कंसीडरेशन? जल्दी बताएं ना, व्हाट इज कंसीडरेशन? ओ 24 कहां से होगी? व्हाट इज कंसीडरेशन? फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वाज, तो कंसीडरेशन इज 50। वो फिर अलग बात है कि ये हमारी प्रेमिसेस थी। प्रेमिसेस का मतलब होता है बिल्डिंग। प्रेमिसेस का क्या मतलब होता है? बिल्डिंग। तो पता है हमने क्या करना था? कंसीडरेशन लेनी थी 50। इफ द कंसीडरेशन ऑफ बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट, तो एक्सटेंड द फॉर्मूला ऑफ WDV, और यहां उस 24 को काट के, लेकिन डेप्शन नॉर्मल तरीके से निकालनी थी। और बाद में रेंटल इनकम हायर ऑफ करके है तो उसमें कोई मसला नहीं। आपको अगर थोड़ा सा वो चाहिए, मतलब कि आप देखना चाहते हैं तो आसान सा है, इसको देख लें। तो बोलें कहां से कहां एसेट शिफ्ट हो गया? बिजनेस एसेट से प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गया। तो सिंस द प्रेमिसेस वाज यूज्ड फॉर बिजनेस, इट वाज क्लासिफाइड एज अ डेप्रिशिएबल एसेट। फ्रॉम अक्टूबर 25 द प्रेमिसेस सीज्ड टू बी यूज्ड। नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज डिस्पोजल ऑफ एसेट। अपॉन डिस्पोजल गेन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। WDV हमने बड़ी मेहनत करके निकाली है। आप लोगों ने ही बताया था कितने साल की WDV निकालनी? 3 साल। WDV हमने मेहनत करके निकाली है 17.5। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम, और ये तो रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम पूरी जाएगी या हायर ऑफ करके जाएगी, और एंड पे रिपेयर अलाउंस भी माइनस होगा। डन? क्लियर? चलें। बस उसमें लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है बस उसी के ऊपर चलेंगे ना। आम हालात में तो हायर वाला ही रूल है जी। सेल्स टैक्स थ्योरी के क्वेश्चन अभी रहने दें, वो मैं बाद में करवाता हूँ। सेल्स टैक्स के साथ ही इंशाल्लाह उसको करेंगे। डन जी। क्वेश्चंस ऑन नेक्स्ट पेज, ये भी हो गया और क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब तरतीब से कोशिश करते हैं हम चलें। मजबूरी में ये वाला क्वेश्चन AOP वाले के साथ करना पड़ेगा, स्पेक्यूलेशन की एडजस्टमेंट। अब हम क्वेश्चन 48 पेज 208 पे और क्वेश्चन 9 पेज 302 पर खोल के देखने लगे हैं स्पेक्यूलेशन बिजनेस कौन सा है और नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस कौन सा। अच्छा, सुबह से हमने क्या किया है? फॉरेन इनकम्स की डिस्कशन की है और हमने 5 मिलियन और 1 मिलियन की बात की है। और आज एक छोटी सी चीज़ देखी है कि अगर एसेट इस्तेमाल करते करते इस्तेमाल बंद कर दें तो बेहतर है कि उसको डिस्पोज कर दें और फिर बाद में उसको किराए पे दे देंगे। जब किराए पे दे देंगे तो डेप्रिशिएट करना बंद कर देंगे, उसकी जगह रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा भाई, अगर पेपर में लिखा आ जाए कि आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने चीजों की डिलीवरी के बगैर कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दिया है, तो इसको आपने डालना है डायरेक्ट स्पेक्यूलेशन में। लेकिन अगर सवाल में लिखा है कि आपने, अल्लाह आपका भला करे, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपने सेटल किया है विदाउट डिलीवरी, बोले जिसको आपने सेटल किया है
लेकिन आपका पर्पस था टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। इसको कहते हैं हेजिंग, यानी अपना रिस्क कवर करना। तो फिर आपने इसको डाल देना नॉन। सुने दोबारा क्या बात की है हमने, जरा बताएं। अगर सवाल आए कि सवाल में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने चीजों की डिलीवरी के बगैर कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दिया है, तो इसको कहां डालना है, स्पेक्यूलेशन में। और अगर आ जाए कि आपने किया तो नेट सेटल है, लेकिन आपका मकसद टू गार्ड अगेंस्ट लॉस था, तो फिर आपने उसको कहां डाल देना है, नॉन स्पेक्यूलेशन में। ठीक है। अब ये 48 पहले नहीं मैं करूंगा, पहले मैं पेज 302 पे जाके क्वेश्चन 9 करूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है आपको इधर दिखाता हूं। चैप्टर नंबर कौन से, 12। A loss from an energy derivative contract on यकम जनवरी 24, 324 का साल होगा ना, देख लें कहीं 324 का साल है ना, चले मैं खुद ही देख लूंगा घर जाके, रहने दें। ऑन यकम जनवरी 24 जेसी एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 300 बैरल ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल, फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स। Purpose was to hedge against future price fluctuation. Purpose was the contract set to expire on 30 June was sold. Highlight करें, contract was sold. Contract was sold का क्या मतलब है, डिलीवरी हुई चीजों की या कॉन्ट्रैक्ट ही बिक गया। तो कॉन्ट्रैक्ट was sold को हाईलाइट करके लिखें, no delivery and net cash is settled. No delivery and net cash is settled, मतलब लॉस आया तो हमने पैसे दिए होंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड वाली लाइन से लग रहा है कि ये स्पेक्यू, लेकिन अगर सवाल में मकसद पढ़ें तो मकसद है एमिंग टू हेज अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। तो लिखें, वैसे तो नेट सेटल हुआ लेकिन पर्पस हेजिंग था। हेजिंग होता है अपने नॉर्मल बिजनेस के रिस्क को बचाना। वैसे तो नेट सेटल हुआ लेकिन पर्पस हेजिंग था। हेजिंग ये होती है ना, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस, यानी अपने आप को लॉस से बचाना बिजनेस में। इसलिए ये क्या रहेगा, नॉन स्पेक्यूलेशन। अच्छा, अब जहां पढ़ा हुआ है ना उसको पढ़ा रहने दें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नॉन स्पेक्यूलेशन का ही चल रहा था। अच्छा, ये बात अपनी जगह है वैसे कि अदर इनकम में लॉस पड़ा हुआ है, लेकिन वो नेट करके पड़ा होगा ना, खैर है वो नेट करके पड़ा होगा, मतलब ये इनकम्स हैं 2000 की, तो इसमें को नेट करके पड़ा होगा, तो पड़ा रहने दें जैसे भी पड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको हमने इग्नोर किया था सवाल के अंदर, जिसने ये सवाल किया था। ओह नो नो, उसमें वो कोई इसमें बैड डेट रिकवरी का तो आसान सा रूल है। बैड डेट रिकवरी में क्या करते होते हैं, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टा के फिर उसकी, हाँ वही फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टा के टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी नहीं, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टानी है। फिर टैक्स वालों की कैसे निकालनी है, अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट माइनस प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन, ये फॉर्मूला था बस। अच्छा, अब उधर आए वापस चैप्टर नंबर 8 में। भाई का सवाल है, एक बिजनेस प्रेमिसेस जो हमारी थी उनका सेल करना कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि बिजनेस की कोई लैंड बेची वो जाएगा, बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस की बिल्डिंग बेचना तो बिजनेस इनकम ही है। फिर बिजनेस में कौन, फिर बिजनेस के चैप्टर में डेप्शन के रेट क्यों दिए हैं बिल्डिंग के, क्या
वो मैंने बताना है वैसे आज, लेकिन वैसे मुझे बताएं कि एक मेरा बिजनेस में कर रहा हूं, मैंने शॉप बेच दी, शॉप का बेचना कहाँ जाएगा? बिजनेस के चैप्टर में। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने फैक्ट्री खरीदी हुई है, सब कुछ फैक्ट्री का बेचना, बिजनेस वाली फैक्ट्री है, वो सारा बिजनेस इनकम के अंदर जाएगा। ये सवाल था, कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का, उसने लिखा हुआ था पता नहीं सवाल, अभी जो सवाल खोला था क्वेश्चन 4 उसमें लिखा हुआ था मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग का, यानी कुछ सामान मंगवा के बाहर बेचता हूँ या जो भी करता हूँ, तो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग का नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, तो उसने बिजनेस की दुकान बेच दी अपनी, तो बिजनेस की दुकान का बेचना कहाँ जाएगा? बिजनेस के चैप्टर में। हाँ, अगर अपना घर बेच दें वो कैपिटल गेन में, कोई लैंड बेच दें वो कैपिटल गेन में, वो कैपिटल गेन में, और बिजनेस में शॉप के नीचे वाली लैंड बेच दें वो भी फिर मतलब अलग से निकाल के नहीं लैंड बेचेंगे, मतलब पूरी प्रेमिसेस बेचेंगे, लेकिन उसमें बिल्डिंग का बेचना चला जाएगा बिजनेस के चैप्टर में, और नीचे वाली लैंड का बेचना चला जाएगा कैपिटल गेन के चैप्टर में। जी, ये नॉन स्पेकुलेशन बन गया ना, इसलिए इसको पढ़ा रहने दिया था। यही तो अभी मैंने साबित किया है। कॉन्ट्रैक्ट वॉज सोल्ड का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट वॉज सोल्ड का क्या मतलब है? यानी कॉन्ट्रैक्ट से ही जान छुड़ा ली या डिलीवरी हुई? कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ा ली, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ा ली तो ये देखने में स्पेक्यू, लेकिन पर्पस क्या था? टू गार्ड अगेंस्ट लॉस। इस वजह से क्या बन गया? नॉन। और न्यूमेरिकल में इसको इग्नोर क्यों करना था? क्योंकि नॉन स्पेकुलेशन है और उसी में पड़ा। ओके, आगे कहां है बोलें? चैप्टर नंबर 8 में बताएं कहां है? क्वेश्चन नंबर 48। 48 से पहले मुझे बताएं कि ये कौन सा सवाल है जो हमने क्लास के अंदर किया था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 38 40 का 2, 40 का 2 भी डाल दें नोट्स में जो बंदा नोट कर रहा है। 40 का 2 जी मैंने किया हुआ है। ऑन यकम जनवरी में मुझे लिखा, ऑन यकम जनवरी, यही मैंने बोला था किया। ऑन यकम जनवरी एसएल एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड इन बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। इसको भी आप कहां डालने? ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी एसएल डिड नॉट टेक द डिलीवरी। वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, वो था सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया, मतलब चीजें नहीं बेची, कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया। और इधर क्या लिखा हुआ है? डिड नॉट टेक द। यहां से क्या पता चला? यहां से क्या पता चला? इनको जगाएं, यहां से क्या पता चला? ये स्पेकुलेशन की एक्सेप्शन है। अच्छा, 48 की अंग्रेजी थोड़ी सी अजीब सी है, पढ़ते हैं इसको। मुश्तबा हुसैन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैश्यू नट। On 31 July 2000, he entered into a 6-month forward contract for the purchase of raw material used in his business to guard against the loss through future price fluctuations. अब ये क्या बन जाएगा? नॉन स्पेकुलेशन। On 31 जनवरी maturity date of forward contract, he took delivery of raw material. ये अब इस अटेम्प्ट में चीज कंफ्यूजिंग थी। एक जगह कह रहे हैं took the delivery, एक जगह कह रहे हैं took the delivery। वैसे तो took the delivery वाला वैसे भी नॉन स्पेकुलेशन ही है, और गार्ड अगेंस्ट लॉस वाला भी नॉन स्पेकुलेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा है, इसको इस तरह वैसे करना नहीं चाहिए था। लेकिन जब नॉन स्पेकुलेशन है ऐसी सूरत में बेहतर पता है क्या होता है? बेहतर होता है कि यही वाली लॉजिक लिख के आए। लिखें, एज द कॉन्ट्रैक्ट इज डन टू गार्ड अगेंस्ट, बोले बोले बोले, लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। एज द कॉन्ट्रैक्ट इज डन टू गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस fluctuation, so it is a hedging contract। ब्लू वाली लाइन पढ़ो। so it is a hedging contract, so it will be considered as बोलें non speculation business।
ओके, चलो चलिए दुनिया दी और सुनो करें. Well, we are enjoying a lot today. The people are asking about revision. So this is a high level revision is being taken place. Okay, now come on. Capital gain chapter. जो exemptions वाले दो पैरे रहते हैं. Come on, page 257. Come on, guys. Come on. Come on. Come on. Chapter. वो बोले ना my dear. Chapter 10. इधर लाएं कैमरा. एसी को छेड़ते हुए बोलें अगर तो, साथ वाले के छेड़ते हुए बोलें अगर तो हमने किसी की डेथ पर या किसी को जख्म लगने पर या किसी को अच्छी सर्विसेज देने पर हमने यानी एज अ हुकूमत हमने उसको कोई प्लॉट वगैरह दिया, जब वो पहली दफा बेचेगा, फिर अगला बंदा तो दूसरी दफा बेच रहा होगा ना, जब वो पहली दफा बेचेगा, और वो तो पहली और आखिरी दफा ही बेचेगा ना, तो वो जब पहली दफा बेचेगा, फर्स्ट सेल करेगा, तो उसकी कैपिटल गेन इनकम उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जेम्प्ट हो जाएगी. कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट ऑन, नहीं पढ़ाया हो ख्वाब से आया. कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट ऑन फर्स्ट सेल ऑफ acquired or allotted by federal government, provincial government or any allotment authority. Property is acquired in the recognition of services. Recognition of services को हाईलाइट करें, मतलब उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर्टी देने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, दिल तो नहीं चाहता. तो रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज, उसकी सर्विसेज की कोई ऐसा उसने कारनामा अंजाम दिया, और वो कारनामा अंजाम देते देते इस दुनिया इस जहाने फानी से पूछ कर गए. पाकिस्तान एयरफोर्स में, आर्म्ड फोर्स में था, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये अच्छे खासे जख्म लेके आया जंग के अंदर. ये नहीं कि वैसे रास्ते में जाते हुए उसकी वॉर वाउंडेड पर्सन, वायलेंस सर्विंग एंड एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सोनल. कई दफा सर्विंग पर्सोनल और सर्विस जो छोड़ के चले जाते हैं उनकी भी रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज आप करते हैं. तो असल में ये लाइन सबसे मिल रही है, रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज. एग्जेम्पशन कितनी है ये हाईलाइट कर लें. कैपिटल गेन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. कैपिटल गेन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. ओके, नेक्स्ट. लेकिन वैसे ही जो आर्मी वालों को प्लॉट मिलते हैं ना, वो इन रिकॉग्निशन ऑफ कोई कारनामा नहीं मिलते, वो वैसी जनरल हर बंदे को मिलते हैं. अगर वो वाला मिले ना प्लॉट, तो फिर रेट 50% रिड्यूस हो जाएगा, या अगर 3 साल बाद बेचें तो 75% टैक्स माफ होगा, और अगर 3 साल के अंदर बेचा तो 50% टैक्स माफ होगा. कैपिटल गेन टैक्स रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 50% या फुली. कौन सा सफा लिखवाया होगा ना पहले उस सफे. कैपिटल गेन टैक्स रेट्स हैव बीन reduced by on first sale of acquired or allotted to servicemen and serving personnel or ex-employees or personnel of provincial government who are original allottees of the immobile. पहली दफा उनको प्रॉपर्टी मिली है, और अगर कैपिटल गेन राइज हो 3 साल के बाद, तो इट शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75. तो ये लाइन हाईलाइट करें. अगर रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज की वजह से है ना, तो फिर ये है. और अगर आम हालात में मिला है, और अगर आम हालात में मिला है, वो वाला लफ्ज ढूंढिएगा अगर पेपर में आया तो, रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज, मतलब कोई कारनामा अंजाम दिया आपने. अच्छा, अब इसका एक छोटा सा सवाल करते हैं मिसाल के तौर पे. किधर है टेबल इसका? इस सफे पे, पिछले पे है? पिछले सफे पे है ना. अच्छा, इसका सवाल करते हैं. इसका सवाल,
कई दफा परचेज करते हैं आप लोग पैसे देके, कई दफा आपको अलॉट होती है प्रॉपर्टी। फर्ज करें आपने परचेज की है 3 मिलियन की, और आफ्टर 2.5 years सोल्ड 5 मिलियन की, सोल्ड 5 मिलियन की, और एज्यूम करते हैं कि ये 30 जून 24 से पहले की खरीदी हुई है, 30 जून 24 से पहले की खरीदी हुई है। लैंड परचेज की है और आफ्टर 2.5 years बेच दी है। परचेज की है बिफोर 30 जून 24। जाएं आप जरा रेट बताएं, रेट बताएं जल्दी ढूंढने जाके। 2.5 साल के अंदर बेची है लैंड, भाई इंटरेस्ट लें प्लीज, 2.5 साल के अंदर बेची है, रेट क्या है 10%, लगाएं 10%, कितने मिलियन है गेन, गेन कितने मिलियन है 2 मिलियन, कितना रेट लगाने, लेकिन उसको कितने से रिड्यूस कर देने, टैक्स रेट इज रिड्यूस्ड बाय 50%, टैक्स रेट इज रिड्यूस्ड, इसको चेंज करते हैं, इसको 3.5 साल करते हैं। 50% वाला अच्छा सवाल नहीं है, 50% में मजा नहीं आएगा, इसको 3.5 साल करते हैं। अब टैक्स रेट रिड्यूस करने 75% से, तो देना कितने है, तो मेरे ख्याल से फिर डायरेक्ट इसी तरह निकाल लें, मतलब रिड्यूस करना 75% से है तो फिर देना कितने परसेंट है, ऐसे ही बनेगा ना, जवाब बता दें 0 पॉइंट, हाँ 10 की जगह रेट, अच्छा वो क्या किस वजह से 3.5 साल हो गया, ओके, और ये क्या बन गया 2 मिलियन, नोट करें 0.0 0.037, चलेंगे नोट करें। ये हमने किसकी एग्जांपल की है, 50% रिडक्शन की या 75%, 75%। भाई आपने लिखना था, शायद मैसेज करता हूँ, आपने लिख दिया मग करता हूँ। ओके डन, ठीक है। अब जी बड़ा मजे का टेबल है 256 और 261 के ऊपर, और आज आप बड़े हैरान होंगे ये टेबल देख के, पेज 256 और 261, वो जो टेबल हम कई सालों से देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर एक मोती छुपा पड़ा है, निकालें जी आज। पेज नंबर 256, आज तक कभी यहां से सवाल नहीं आया अंजुम, रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर, आज तक तो हम रुल गए ये वाले रेट लगा लगा के, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बेची है, बातें करते करते 1 जुलाई 24 के बाद खरीदी हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी शायद लोगों ने अभी बेचनी नहीं शुरू की इसलिए शायद आई गए अभी तक, हालांकि 26 में पहुंच गए हम, अब तो ये प्रॉपर्टी लोग बेच रहे होंगे आजकल, 1 जुलाई 24 के बाद में खरीदी हुई। अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर है तो उसके लिए रेट यानी सेपरेट ब्लॉक, और अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो फिर प्रोग्रेसिव रेट लगेंगे, टेबल
ब्रैकेट वाली बात छोड़ें, ब्रैकेट वाली बात छोड़ें, छोड़ें, छोड़ दी, छोड़ें, छोड़ दी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सवाल करें, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, which was purchased on 15 जुलाई 24। ठीक है, क्या हुआ, तंग करें? अच्छा, नाउ हमारा टैक्स ईयर है मिसाल के तौर पे 2026। इनकम फ्रॉम बिजनेस 7 मिलियन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कर लें 3 मिलियन। मैंने इनकम ही दे दी है, यानी कि ये 3 मिलियन क्या है, गेन। ये 3 मिलियन क्या है, गेन। रिक्वायर्ड, इसका टैक्स निकालो। एज्यूमिंग ये बंदा क्या है, एक्टिव टैक्स पे, नॉट एन एक्टिव टैक्स पे। अच्छा, टाइम थोड़ा सा लगेगा, अगर आप ज़बानी समझते हैं तो ज़बानी समझ लें, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे, मतलब चीज़ें आपको पता है, थोड़ा सा समझ लें पहले, मुझे बता दें फिर करना कैसे है। अच्छा, सारे लोग डाटा वाले अच्छे तरीके से समझ लें। ये सारा चक्कर किया कब करना है, जब डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 24 के, अब इतने बड़े हो गए हैं कि मेरे ख्याल से ज़बानी भी बता दूं तो आप लोग सारा कर आएंगे, और आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया जाए तो कोई बंदा घर में कर लेगा, उसकी तस्वीर हम अटैच कर देंगे। मेरे ख्याल से इसी तरह कर लेते हैं, ट्राई टू सम अप द थिंग्स एंड क्लोज द थिंग्स। ओके, अगर एक्टिव टैक्स पे है तो रेट क्या लगेगा, 15%। आप बताएं कैसे सॉल्व करेंगे आप घर में। बिजनेस इनकम को 7 मिलियन न्यूमेरिकल में डालेंगे, फिर 3 मिलियन डालेंगे, जवाब क्या आ जाएगा, 10 मिलियन में से फिर 3 मिलियन माइनस कर देंगे, 3 मिलियन माइनस कर देंगे, और नीचे आके उसके ऊपर सेपरेट रेट लगा देंगे। समझ आ गई, ये करवाने की जरूरत, ये तो पुराना न्यूमेरिकल ही हो गया। अगर ये बंदा कौन है, एक्टिव टैक्स। ब्रैकेट वाली बात जरा भयानक है, इसको छोड़ें। अगर ये बंदा, क्वेश्चन नोट करने का टाइम दिया जाएगा, मतलब सॉल्यूशन ना समझो, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कीता है। एट द प्रोग्रेसिव स्लैब रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1, अगर ये बंदा क्या हो, बस कराएं सॉल्व। इधर क्या आएगा, इनकम फ्रॉम 7 मिलियन, वो नहीं होता था इंटरेस्ट इनकम, वो 5 मिलियन से ऊपर होती थी, इधर ले जाते थे। अच्छा, ये 7 मिलियन इधर आ गया, 3 मिलियन आ गया, टोटल कितना आ गया, 10 मिलियन। और कुछ करेंगे नहीं, बस टैक्सेबल इनकम आ गई। आप चैप्टर में जाके टैक्स रेट लगाएंगे। टैक्स रेट जरा ढूंढ के बताएं, वैसे तकरीबन कितने परसेंट है, वैसे जरा 10 मिलियन पे जरा ढूंढ के बताएं। 45%। दिस रेट शैल नॉट बी लेस देन, वो तो ऑलरेडी कितने परसेंट दे रहा है, वो तो बस फिर क्या टेंशन है, फिर तो बस 45 लगा दीजिएगा, मतलब लेस देन 15 तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा रेट है। तो इसको किस में डाल देंगे, नॉर्मल रेट। अगर लेस देन 15 हो जाए ना तो वो बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल बनेगा, वो मैं नहीं करवा रहा, उस साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वाला 15 नहीं है, ये जो सबसे पहले वाला आपको रेट नजर आ रहा है ना, वो कह रहे हैं सबसे पहले वाला रेट ही 15% है, वो नहीं है। असल में जब आप ओवरऑल टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना इसमें डाल के, तो वो इफेक्टिव रेट 15 से गिर भी जाता है, वो भी एक मसला होता है। छोड़ें, ये ब्रैकेट वाली चीज नहीं आपसे टेस्ट करेगा, इसको छोड़ दें। कर भी ली तो कोई एक आधा नंबर होगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में एक चीज हिट होगी, वो फिर मैंने देखना पड़ेगा कि जैसे वो फॉरेन इनकम पे नहीं देखते थे कि फॉरेन पाकिस्तानी टैक्स ये है डिवाइडेड बाय पाकिस्तानी, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन इनकम, इसका टैक्स इतना बन रहा है तो बताओ, वो एक लंबी सी कैलकुलेशन होगी। लीव इट, इंशाल्लाह अगर टेस्टिंग इस दफा करेगा भी या जब भी करेगा तो पहली दफा आपको 15 से ऊपर रख के टेस्ट कर लेगा। इसलिए हमारी बस दो बातें हो गई। नंबर 1, अगर एक्टिव टैक्स पेयर है तो रेट लगा दीजिएगा, फिर तो सब पुराना, और अगर एक्टिव टैक्स पेयर तो फिर रेट लगाइएगा
लेकिन एमसीक्यू के एतबार से एक चीज याद हो, ये रेट कम से कम कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। एंड सेम इज द थिंग फॉर सिक्योरिटीज। अब इसका सोल्यूशन कौन भेजेगा हमें, चलें एक बंदा, बस एक दो आप दोनों भेज दीजिएगा आपस में मशवरा करके, इसका सोल्यूशन हम अटैच कर देंगे। क्वेश्चन की तस्वीर आप उसको भेज दें उस्मान को। सिक्योरिटीज के टेबल में ये स्यापा ढूंढें, इसका जवाब तो आप मुझे खुद दें। सिक्योरिटीज के टेबल में ये स्यापा ढूंढें। रेट ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिस्पोजल एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 24। इसका तो सच सवाल भी कराना ना पड़े, जरा देख लें। 15% फॉर पर्सन्स अपीयरिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ, ऐसी कोई उधर शर्त नहीं थी, लेकिन इधर उधर भी तकरीबन यही शर्त थी, दोनों डेट्स पे ये क्या हो, तो फिर क्या रेट लगेगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक ही रही ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं। आप समझ लें ये कैपिटल गेन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी है। बताएं फिर, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की जगह डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी है, तो क्या होगा 7 प्लस, अगर एक्टिव है 7 प्लस 3 10, और 10 में से फिर 3 को माइनस करना पड़ेगा, और रेट क्या लगाना पड़ेगा सेपरेट ब्लॉक का, फिर तो वही रहा ना, फिर तो वही रहा। और अगर खुदा ना खास्ता तो फिर स्पेसिफाइड इन डिवीजन फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज के लिए रेट 29%, ये क्या करना, हाउएवर द रेट शैल नॉट बी लेस देन, वही बात 100% वही बात। तो आप बता दें, अगर कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी गई 1 जुलाई 24 के बाद, तो भी सेपरेट ब्लॉक ही रहेगी, और सिक्योरिटीज भी सेपरेट ब्लॉक ही, अगर बंदा क्या है, और अगर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है तो सेपरेट ब्लॉक से निकल जाएंगी और जाके कहां मिलेंगी। लेकिन नॉर्मल जी में 15% से कम रेट ना लगाइएगा, पता चले वो नॉन एक्टिव वाला 15 से भी कम रेट दे रहा और मजे लगाए उसने, कम से कम रेट उसका कितना रखिएगा 15%, लेकिन नॉर्मली आपको जो सवाल आएगा उसमें रेट पहले ही हायर होगा। डन। चलें, एक सवाल हम क्लास में कराते नहीं होते, बिल्कुल एंड पे जाके कराते होते हैं, क्योंकि ये सवाल कराने के बाद हर बच्चा ही हर सवाल को उसी एंगल से सोचने लग जाता है और दीवाना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है ना हमने, भाई नोट्स में देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। ब्रेक लेनी है आप लोगों ने बीच में 5-10 मिनट की, चलें ठीक है, इंशाल्लाह ब्रेक भी आपको दे देंगे, मतलब ब्रेक दे देंगे आपको। अच्छा, वो तो बात होगी भी हमारी, करेंगे, मतलब जो मौजूद हैं, जो किसी इधर उधर से आप लोग। अच्छा, गुलजार इज पाकिस्तान, मैं बताता हूँ, गुलजार इज पाकिस्तानी रेजिडेंट ऑपरेट्स वेरियस बिजनेसेस, ही इज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, पेज नंबर 270। अच्छा भाई, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, किसी सवाल में सेल्स टैक्स में इनकम टैक्स में कोई एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही है, इतना बड़ा मसला नहीं है, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना, बस ये सादा सी बात है। स्कल्पचर का बेचना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सवाल की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कैपिटल गेन ऑन द अबव ट्रांजैक्शंस। लिस्टेड सिक्योरिटीज का बेचना, कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम सेपरेट ब्लॉक, बोले ना सेपरेट ब्लॉक। एक गाड़ी है जो आपने खरीदी थी, और वो गाड़ी आपने थोड़ी सी बिजनेस में यूज की, थोड़ी सी आपने घर में यूज की। अब आप लोगों ने नोट दे के आना था कि ये तो बिजनेस में यूज हो रही है गाड़ी, इस वजह से इसका गेन लॉस जाएगा बिजनेस के चैप्टर में। और कई ऐसे एसेट होते थे जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट यूज हो रहे होते थे। हाँ, बेचने वाले साल में WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड को एड बैक कर देते थे, वो बात, वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। लेकिन बताएं, वैसे एक बात कर रहा हूं, एक गाड़ी पर्सनल यूज में आ रही है, उसका बेचना कहां जाएगा? कैपिटल गेन में मैंने कहा था डैश डाल के लिख दिया करें, इट इज नॉट अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, डैश डाल के। एक गाड़ी फुली बिजनेस में यूज हो रही है, बिजनेस में यूज हो रही है, चलते चलते बेच दी, बिजनेस इनकम में। और एक गाड़ी थोड़ी सी बिजनेस थोड़ी सी पर्सनल, बिजनेस एसेट की डेफिनेशन पढ़िएगा किसी दिन जाके, बिजनेस के चैप्टर में बिजनेस एसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। बिजनेस एसेट इज एन एसेट व्हिच इज यूज्ड इन बिजनेस, एंड बिजनेस एसेट इज एन एसेट व्हिच इज पार्टली यूज्ड इन बिजनेस पार्टली पर्सनल। तो ये भी बिजनेस इनकम में ही जाती थी, ये कोई नई बात नहीं मैंने आपको बताई, तो ये बिजनेस इनकम है। तो ICAP ने जवाब दिया है कि ये बिजनेस इनकम है, उसने मांगी कैपिटल गेन इनकम है, तो सारे डाटा को इग्नोर कर दें। तो इस तरह के, मतलब डाटा इग्नोर ही होगा ना, उसने रिक्वायरमेंट में कौन सी इनकम मांगी है, कैपिटल गेन, और डाटा ऊपर अदर सोर्स का दे दे,
मिसाल दे रहा हूं ना, मतलब उसने टोटल इनकम मांगी होती फिर तो आप बिजनेस इनकम निकालते। बताएं ये बिजनेस इनकम है ना, मतलब ये वाले सवाल, अगर ये वाला सवाल आपको शुरू में करा दिया जाता, ये सवाल 2013 में आया था, उसके बाद 13 साल हो गए ऐसा सवाल नहीं आया, ये सवाल अगर शुरू में करा दिया जाता, हर सवाल को पढ़ते ही सोच रहे होते नहीं ये भी शायद इग्नोर ही करना है टोटली, और पिछली एडजस्टमेंट भी इग्नोर करनी है, वो भी आपने कहना है ये कैपिटल गेन नहीं है। An immovable property was sold, the cost of immovable property tax exception has been allowed on the immovable property. सर आपको कैसे पता चला ये बिजनेस की बिल्डिंग है? भाई मैं आपको अभी बता भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा, आप कहेंगे सब कुछ करवा दूंगा आपको। एक बात याद रखिएगा कि कैपिटल गेन के चैप्टर में कौन सी बिल्डिंग्स जाती हैं। कैपिटल गेन के चैप्टर में खाली लैंड का बेचना जाता है, वैसी लैंड पड़ी हुई थी आपने बेच दी। अपना घर बेचना जाता है, घर डेप्रिशिएट नहीं होता, अपना घर बेचना जाता है। कैपिटल गेन के चैप्टर में आपकी शॉप या फैक्ट्री जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी नीचे वाली लेयर लैंड का बेचना जाता है। तो अगर डेप्रिशिएट हो रही है बिल्डिंग तो ये ऑलरेडी बिजनेस में यूज हो रही है। तो लिखें जब भी डेप्रिसिएशन दी हो या WDV तो इसका मतलब है, जब भी डेप्रिसिएशन दी हो या WDV तो इसका मतलब है बिल्डिंग किस में यूज हो रही है, बिजनेस में। पेज नंबर नहीं मिल रहा, जब भी पेज नंबर 270 जब भी डेप्रिसिएशन दी हो या WDV दी हो बिल्डिंग की तो बिल्डिंग किस में यूज हो रही है, बिजनेस में। ओके मामा, Allahu Akbar. We are very happy for this revision today. आगे चलें जी। चैप्टर 13 क्वेश्चन 10 पेज 339। अच्छा ये सवाल आप होमवर्क में कर लीजिएगा या हम कोई न्यूमेरिकल की लास्ट टाइम वाली डिस्कशन भी आपको दे सकते हैं। अब हम चीज़ें मुकाने की तरफ जाएं ना, यानी एक अच्छी सी ब्रेक लेके आते हैं फिर इंशाल्लाह चीज़ों को ख़त्म करें। अच्छा बताएं जी कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 339, चैप्टर नंबर 13 या मेरा, ओलिविया, ये क्या है भाई? अगर ऐड औरतें देख रही हैं मर्दों को और मर्द देख रहे हैं औरतों तो समझ नहीं आ रही है। तो मुझे तो मतलब ठीक है, औरतें औरतों को देख रही हैं, ठीक है फिर तो चलो, मतलब वैसे देखने को तो कोई फायदा भी नहीं होता, मतलब बाजार में चीजें तो वैसे ही मिल रही हैं ऐड देखने से ना, देखा करें। मतलब चल रही है जिंदगी, हमारी भी गुजर रही है, कुछ 12-13 साल से घर में नहीं है टीवी, अल्लाह का शुक्र है, तो जिंदगी गुजर रही है, जी रहे हैं उसी तरह, सांस ले रहे हैं सब कुछ। मतलब मोबाइल में फिर आपके ऊपर चेक है, हाँ अपने ऊपर चेक है, ठीक है, तो हम अपने ऊपर चेक तो खुद ही रखना है ना, वो मोबाइल ना भी हो तो अपने ऊपर चेक तो बंदे ने खुद ही रखना है ना। ओलिविया फॉरेन नेशनल, ठीक है, अम्मी का नाम जेसिका था, अब्बू का नाम ऑलिव था, बेटी का नाम रखा ओलिविया। अ फॉरेन नेशनल वॉज प्रीवियसली working in London as a consultant for the Child Care Foundation, a public international organization। ये तो प्रीवियसली की बात है ना। ऑन 1 जुलाई 24 शी, ओहो अच्छा शी है, ठीक है, अच्छा ओलिविया से पता चल गया था वैसे। शी वॉज ट्रांसफर्ड टू पाकिस्तान टू सर्व एज अ कंसल्टेंट ऑन अ CCF project approved by government of, her consultancy fees are
जल्दी ढूंढना पेज। अच्छा चलें अब आ जाए। हर कंसल्टेंसी फीस आर पेड डायरेक्टली बाय सीसीएफ हेडक्वार्टर इन लंदन। उसकी फीस कहां पे की जाती है? एंड नो टैक्स इज विदहेल्ड एट सोर्स। ठीक है। ओलिविया हैज रिमेन्ड इन पाकिस्तान थ्रू आउट द ईयर। रिमेन्ड इन पाकिस्तान को सर्कल लगाएं, हाईलाइट करें। रिमेन्ड इन पाकिस्तान, नाखून इंशाल्लाह घर में जाके रिमेन्ड इन पाकिस्तान को हाईलाइट करें। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, अंगूठा ये पाँव वाला भी शुरू कर देते हैं, तो यानी कि जैसे आप लोगों को घर में टाइम मिले वैसे वैसे उसमें फोकस कर लिया करें। 20 हैं अल्हम्दुलिल्लाह नाखून। बॉल पॉइंट्स भी घर में 15-20 तो पड़ी होंगी। अच्छा, ओलिविया हैज रिमेन्ड इन पाकिस्तान थ्रू आउट द ईयर। एक बात याद रखिएगा, जहां नौकरी कर रहा हो ना कोई बंदा, तो इनकम वो समझी जाती है, ये फॉरेन इनकम नहीं है। ये कौन सी इनकम है? पाकिस्तान सोर्स। ये कौन सी इनकम है? और ओलिविया है भी रेजिडेंट इंडिविजुअल। ओलिविया क्या है? क्योंकि 1 जुलाई 24 को पाकिस्तान आ गई है, तो बोलें ओलिविया कौन है? ओलिविया। ओलिविया कौन है? मुसलमान। और ओलिविया कौन है? ओलिविया रेजिडेंट। और ओलिविया कौन है? पाकिस्तान सोर्स इनकम कमा रही है। Explain the taxability of her income based on the given facts and discuss the circumstances under which her income may qualify for exemption. वो circumstances बताएं जब her income may qualify for exemption. अच्छा, serve as a consultant in a project approved by गवर्नमेंट। अब ये फिक्रा हमने ढूंढने इस चैप्टर में कहां पढ़ा था? सर्व्ड एज अ कंसल्टेंट। अच्छा, पेज नंबर 333। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्रोजेक्ट का लफ्ज भी लिखा हुआ है, कंसल्टेंट का लफ्ज भी लिखा हुआ है, लफ्ज मैच कर रहे हैं। शेल बी एग्जेम्प्ट इफ प्रोवाइडेड फॉर इन अ मल्टीलैटरल और बाइलैटरल, दो मुल्कों, मल्टी दो से ज्यादा मुल्कों, बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, या फेडरल गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर प्रोजेक्ट इज फाइनेंस आउट ऑफ फंड्स गिवन। जहां वो ये काम करने आई हुई है, पैसा भी उधर से लाए, ये नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट सिर्फ इस वजह से होके आई हुई है, और उसको इनकम दी जा रही हो पेड आउट ऑफ फंड्स गिवन। अच्छा, अब ना इसमें उसने डेटा नहीं दिया था और उसने नीचे मे का लफ्ज डाला है। वो सरकमस्टांसेस बताएं जब उसकी इनकम शायद माफ हो जाए, में उसकी इनकम माफ हो जाए। उसे कहें अगर इनकम माफ करानी है तो देयर शुड बी अ एग्रीमेंट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीमेंट का लफ्ज वाज़ेह तौर पे वैसे सवाल में लिखा नहीं हुआ कहीं। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, and number 2, the project should be financed out of funds given, and the income, her income is should be paid out of funds given। ये भी नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? हर कंसल्टेंसी फीस आर पेड डायरेक्टली बाय सीसीएफ हेडक्वार्टर इन लंदन। हो सकता है उसी फंड में से दे रहा हो, मतलब सीसीएफ दे रहा है। अब ये नहीं बताया कि फंड से दे रहा है, तो मतलब ये 3 शराइत अगर पूरी हो जाए तो माफ है। तो फिर पहले का जवाब तो उधर ही रह गया। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी। अब नीचे आप टैक्सेबिलिटी में माफ करके आ रहे हैं, ऊपर टैक्सेबिलिटी में क्या बताएं? कहते हैं डिस्कस अंडर विच इट इज एग्जेम्प्ट। बताओ एग्जेम्प्ट कब होगी? वो हमने बता दिया कि ये 2-3 शराइत पूरी। सवाल में डेटा नहीं है ना, डेटा नहीं है कि उसको तनख्वाह कहां कैसे मिल रही है, ये प्रोजेक्ट कहां से चल रहा है, हमें कहां से पता चला ये सेक्शन टेस्ट हुआ है? कंसल्टेंट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, ये 2 बातें थी जहां से पता चला ये वाला सेक्शन है। अब बताएं पहले का जवाब फिर क्या देके आए? चले दूसरे का जवाब तो हमने दे दिया कि ये शराइत पूरी कर दो तुम्हें इनकम माफ हो जाएगी। पहले का जवाब क्या देके आए? पहले का जवाब दें कि इट इज हर पाकिस्तान सोर्स इनकम। नहीं, पहले का भी एग्जाम कराएंगे, मतलब पहले में तो शराइत भी नहीं पूरी हो रही।
सवाल थोड़ा सा उसने टेक्निकल बनाया, मतलब पहले में तो शराइत भी पूरी नहीं हो रही, तो कहें एज अ जनरल रूल हर पाकिस्तान सोर्स इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, ये रेजिडेंट है, इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। हाउएवर इफ शी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, पॉइंट 2 में, देन इट मे बी एग्जाम्प्ट। पहले में क्यों नहीं स्ट्रेट अवे एग्जाम कर सकते? अगर सवाल ही पहला होता ना, अगर सवाल में होता ही पहला, फिर मैं यहां जवाब देके आता कि अगर शराइत पूरी हो गई है तो माफ, नहीं शराइत पूरी हुई तो टैक्सेबल। लेकिन सवाल पूरा पढ़ना होता है, या मतलब पहली एडजस्टमेंट खाली पढ़ के मैंने दोनों जवाब दे आने थे। अगर मुझे ये आदत ना होती ना दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ो, क्योंकि मुझे दूसरी पढ़ के पता चला कि पहली का जवाब क्या देना है। अगर मैं पहली एडजस्टमेंट खाली पढ़ता तो क्या वो सैलरी वाला भी सवाल नहीं किया, उसमें नहीं बताया हुआ था टैक्स पे किया नहीं किया, तो दोनों बातें कर रहे थे। अब इसमें दोनों बातें करके आए, या एक बात इसमें करके आए और एक बात इसमें करके आए, ये बात जिसको समझ आ गई हाथ खड़ा कर दे। अब इसमें दोनों बातें करके आने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल में रिक्वायरमेंट 2 ना होती और सिर्फ क्या होती 1, तो फिर दोनों बातें कराते कि अगर शराइत पूरी हो रही है तो माफ कर दो, नहीं शराइत पूरी हो रही तो टैक्सेबल। मेरे ख्याल से माफ करने वाली इधर लिखाइएगा और इधर एज्यूम कीजिएगा शराइत पूरी, कम से कम ऊपर वाले डेटे की बेस पे तो शराइत पूरी नहीं हो रही, कहीं नहीं पता चल रहा है इसको पैसे किस फॉर्म में दिए जा रहे हैं। तो इस तरह का कोई हल्का फुल्का सवाल डाल देते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स तो नीचे रखे हुए थे उसने, 4 में से 2 ही लेने होते हैं ना। मतलब इन चीजों की टेंशन ना लिया करें, मतलब आगे चलें। कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 10 याद कराइएगा, एंड पे अगर हुआ तो चैप्टर 14 वाला सवाल भी डिस्कस कर लेंगे। अब हमने करना क्या है पहले ये जरा सुन लें। चैप्टर 16 में आए, सेक्शन 177 का 6 से और 10 आपने नहीं खोलना, छोड़े परे। सेक्शन 170 कौन सा चैप्टर है? 16। ये सेक्शन अब आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी, साइड पे होके सबके सामने हंस लीजिएगा। पेज 447 पे क्या लिखा हुआ था? सेक्शन नंबर 6, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कमिश्नर में आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्सपेयर एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड इशू एन ऑडिट रिपोर्ट कंटेनिंग, ये है ये पॉइंट 6 ए। आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट कमिश्नर में अमेंड द असेसमेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग शो कॉज। अब तो ये बात आज समझ आ गई। और पॉइंट 10 क्या लिखा हुआ था? वेयर अ पर्सन फेल टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स देन कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक दिस जजमेंट असेसमेंट। वो ऐसे ही आपको मतलब मैंने बताना था कि ये बातें आप लोगों को सारी आती हैं। अच्छा जी, अब आप चैप्टर 17 के अंदर, अब हमारा एक पूरा प्लान सुन लें। चैप्टर 15 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमने करनी है, इसमें कुछ पास पेपर भी करेंगे। ये भी एक सफ़ा आसान सा है। क्वेश्चन 15 आप होमवर्क में करेंगे, 19 की एक आधी एडजस्टमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, और सेल्स टैक्स की भी कुछ हल्की फुल्की चीज़ें डिस्कस करनी है, और स्टूडेंट्स के स्क्रिप्ट्स डिस्कस करने हैं। लेकिन ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी नहीं है कि जो अनइम्पॉर्टेंट हो। चैप्टर 17 को फारिग कर दें ताकि हमारे अब ब्रेक के बाद रह जाए चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 18, वो भी अगर टाइम मिला तो करेंगे, और सेल्स टैक्स। ये हमारी 3 चीज़ें जो हम करेंगे, और ये भी हमारा रहता है। चलें निकालें जी, चैप्टर नंबर 17 में पेज 454, सेल्स टैक्स और रिटर्न असेसमेंट अपील में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होनी है आज, इसलिए हम आपको 10 मिनट की ब्रेक दे रहे हैं जी। कौन सा सफ़ा है बोलें? 454, 454 लिखा हुआ है, नहीं इसको सही करें, पेज नंबर 462, 462। लैंड बिल्डिंग का बेचना कहां जाता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बस छोड़ो, सारा मैं टिक करा दूंगा, आप लोग छोड़ो। डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, डिस्पोजल ऑफ लैंड इवन इफ यूज्ड इन बिजनेस। और इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या जाएगा? बिल्डिंग यूज्ड बाय बिजनेसमैन। इसकी इंडिकेशन क्या होगी? इसकी इंडिकेशन होगी कि ये क्या हो रही होगी, लिखें, इसकी इंडिकेशन होगी डेप्रिशिएट हो रही होगी, या फिर WDV दी होगी, डेप्रिशिएट हो रही होगी WD। साइनिंग अमाउंट नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का एक और नाम है, फाइनल टैक्स रिजीम का एक और नाम है प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम या ग्रॉस इनकम। सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स एक्ट अलग चैप्टर है, सेल्स टैक्स रूल्स अलग चैप्टर है, लेकिन इनकम टैक्स में हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ 3 रूल्स हैं।
एक रूल है रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स वाला, आने और जाने का दिन पूरा गिना जाता है, जिसमें आप कभी देखेंगे ना खोल के तो चैप्टर 4 में आपको मिल जाएगा, पहले लिखा होगा सेक्शन 83, नीचे लिखा होगा इनकम टैक्स रूल्स। तो इनकम टैक्स में कोई रूल्स हमारे ज्यादा नहीं है, 3 रूल हैं सिर्फ हमारे सिलेबस में। सेल्स टैक्स में रूल्स का पूरा चैप्टर है। रेजिडेंट अपोर्शनमेंट ऑफ खर्चे, उसमें लिखा हुआ है ग्रॉस रिसीट और खर्चे स्पेसिफिक और कॉमन। और एक आपको एग्रीकल्चर के चैप्टर के अंदर मिलेगा रूल 1, जिसमें वो लिखा होता था कि अगर मैंगो हैं और उनसे मैंगो जूस बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, तो फिर मैंगो जितने आएंगे फैक्ट्री के अंदर उसको जो है वो एज्यूम किया जाएगा उनकी फेयर वैल्यू ही उनकी कॉस्ट है। हाउ टू सॉल्व सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिस तरह के कई अरसे से कर रहे हैं बच्चे पूछते हैं, पहले लॉ रिप्रोड्यूस करें फिर सिनेरियो को रेफर कर दें। लेकिन आजकल आईकैप इस तरह नहीं कर रहा। आजकल आईकैप लॉ रिप्रोड्यूस और सिनेरियो को साथ साथ रेफर कर रहे हैं। एज ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, मतलब यहीं से शुरू करता है, पहले लॉ की प्रोविजन, एज ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 4 टैक्स ईयर, दैट इज 2024-28, देयरफॉर हिज फॉरेन सोर्स इनकम फॉर द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट, दैट इज 2030, यानी साथ साथ ही दोनों चीजें फारिग कर रहा है। और निगेशन ऑफ हिज व्यू पॉइंट, कहीं कहीं उसका व्यू पॉइंट निगेट करना पड़ता है। अभी मैंने ये सवाल बताया था आपको, 4 साल से जो बंदा नॉन रेजिडेंट है, कभी कभी वो कह देता है कि वो फॉरेन इनकम पाकिस्तान भी ले आया है और कभी कभी कहता है नहीं लाया, लेकिन यहाँ पे तो ये रूल है ही नहीं। वो रूल तो कब है, जब 3 साल के लिए बंदा पाकिस्तान नौकरी करने आया हुआ है। तो अगर वो ये कह दे जो बंदा 4 साल से मुसलसल नॉन रेजिडेंट है, जिस साल पाकिस्तान आया रेजिडेंट बना उस साल उससे अगले 1 साल इसकी फॉरेन इनकम माफ होनी है, और आगे लिखा हुआ है कि थोड़ी सी फॉरेन इनकम पाकिस्तान भी ले आया है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉट रेलिवेंट एट हाउ मच फॉरेन इनकम इज ब्रॉट इनटू, थोड़ा सा उसके पॉइंट ऑफ व्यू को निगेट कर देंगे। जैसे आम हालात में 183 डेज में 183 डेज गिनने होते हैं, तो उसमें आईडी कार्ड नहीं देखना होता किस मुल्क है। हाँ, लेकिन किसी और मुल्कों में रह के आया 2-3 में, तो फिर वो सिटीजनशिप भी देखनी होती है। मतलब कोई बात हटके कर रहा है तो उसको निगेट आप कर सकते हैं। एग्जाम्प्ट इनकम जो चैप्टर 13 वाली हैं उनको आप ऐड भी कीजिएगा, न्यूमेरिकल में लेस भी कीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम ऐड लेस, ये जो फॉरेन इनकम्स हैं 4 साल वाली, ये ऐड लेस कीजिएगा चैप्टर 13 वाली। सपोर्ट पेमेंट सेक्शन 50, मतलब कि बीवी को तलाक मिल गया तो उसमें ऐड करके लेस कर दीजिएगा, ये ऐड लेस दोनों कीजिएगा। फॉरेन सैलरीज ऐड लेस कीजिएगा, हालांकि फॉरेन सैलरी माफ होती है अगर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया, लेकिन ऐड लेस दोनों कीजिएगा। लेकिन छोटी मोटी इनकम रीइंबर्समेंट सैलरी के चैप्टर वाली उनको ऐड लेस ना कीजिएगा, उनको सिर्फ डैश डाल दीजिएगा। कौन से क्वेश्चन पेपर में पहले करने हैं जो आते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन एग्जाम लीव्स, मतलब एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी के चैप्टर साथ चला लीजिएगा, हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी याद करके, एंड विच रेट्स आर गिवन इन चैप्टर, वही जो हम काफ़ी टेबल 1 टेबल 2 और सिक्योरिटीज़ के, एक्सेप्टेबल प्लॉट, डिविडेंड के, डेप्रिसिएशन के, ये सारे रेट गिवन होते हैं। ओके, स्टूडेंट्स के स्क्रिप्ट्स, आप लोगों के पेपर, टेक लगा लें। मतलब अब अभी तक मंथ भी गिनने नहीं आते, 10 मंथ से या 9 मंथ से। इन टैक्स ईयर 2026 हमने कहा था कि 85 लाख की एक गाड़ी है, टर्म टेस्ट में कहा था, जिन्होंने नहीं सुना हुआ वैसे सुन लें। 75 लाख से ऊपर की गाड़ी आप खरीद नहीं सकते अगर आप इनएलिजिबल हैं। अगर आप क्या हैं, इनएलिजिबल हैं। ये बात असल में क्लास में 1-2 दफ़ा ये शायद भूली हो, रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, बैंक से पैसे नहीं निकलवा सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते, शेयर नहीं खरीद सकते अगर आप इनएलिजिबल हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ इन टैक्स ईयर 2026 ही परचेज्ड अ लग्जरी व्हीकल फॉर 8.5 मिलियन, देन ही बिकेम लायबल टू फाइल रिटर्न। गाड़ी खरीदने की वजह से तो लायबल नहीं बनेंगे, इन्होंने ये लिखना था कि ही इज इनएलिजिबल सो ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर बाइंग द कार ऑफ मोर देन 7.5। अब इन्होंने कह दिया क्योंकि इन्होंने गाड़ी खरीद ली है इसलिए रिटर्न जमा करानी है, ये तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल ही बात की जो है वो, अगर कोई इधर बैठा हुआ है जिसका ये पेपर है तो क्लास के बाद ना मिले। 4 मंथ 3 मंथ ही नहीं पता, वो जो चैप्टर 2 के अंदर, हिज फॉरेन इनकम ऑफ 24 लाख विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन टैक्स ईयर 2026 अनइंटेंशनली, ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, नहीं ये क्या लिखा हुआ है, अनइंटेंशनली। अच्छा, his foreign income of 24 lakh will be exempt from tax in tax year 2026 unintentionally where it is used
एंड हु रिसीव्ड इट। देखिए इसमें लॉ, इसमें पता है क्या था, इसमें वही था 4 साल से एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, टर्म टेस्ट का सवाल है। 4 साल से एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल उसकी इनकम माफ है, चाहे वो पैसा पाकिस्तान में मंगवाए या ना मंगवाए, कहना वो भी यही 4 है, ये जो बचा हुआ है। लेकिन पहले 4 साल वाली बात तो लिखे, हिज फॉरेन इनकम विल बी एग्जेम्प्ट। चलो कंक्लूड तो आपने सही कर दिया इन टैक्स से 2026, लेकिन ये नहीं बताया 4 साल से नॉन रेजिडेंट, जिस साल आया उस साल हो गया अनइंटेंशनली नहीं, whether or not he has brought this money in Pakistan or not। तो ये आपको बताना पड़ेगा। हाँ ये प्रॉपर ठीक है, कमीशन नॉट अलाउड अगर आपने निकालना है, वर्किंग में निकालना है, करना भी है तो सही फिगर निकालें। एक्सपेंस नॉट अलाउड, EXP, मोकॉमी, भाई ये नहीं चलेंगे, ये तो न्यूमेरिकल का सही वर्किंग 1 चल रही है, अब इसमें एब्रीविएशंस यूज हो रही हैं, तो ये तो फिर हाइट ऑफ एनीथिंग है। तो जी वर्किंग के अंदर भी एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी, वर्किंग के अंदर भी एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी। इसको थोड़ा सा दूर करके लिखें ताकि ज़रा क्लियर हो, और फिर अगले सफ़े के ऊपर अगला क्वेश्चन करें। मतलब इधर तो आप लोगों ने शायद कर दिया है, लेकिन अगले सफ़े के ऊपर अगला क्वेश्चन करें। मिस्टर दानियाल मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। मतलब तुम हो किसी तरह बनो, अब मुझे नहीं पता तुम बन रहे हो या नहीं बन रहे। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री मतलब this benefit is available if he is a citizen of foreign country। मतलब वो नहीं अब बनो जाके, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही जाके पूरी करो ये, मतलब ये तो नहीं हमने लिखना कि ये कंडीशन पूरी करो। मिस्टर दानियाल went to, came to ठीक है, वो उसने काट दिया भाई ने। मिस्टर दानियाल केम टू पाकिस्तान इन मई 2, ठीक है हो जाती हैं गलतियां, आगे सही करें इनको, इन मई 2 हौसला दे रही। मिस्टर दानियाल केम टू पाकिस्तान इन मई 2023, सो ही वाज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान इन एनी ऑफ द 4। ये 4 टैक्सेस बताए ना कौन से वाले हैं, प्रोसीडिंग नहीं, प्रीसीडिंग द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट, दैट इज 2024 एंड फॉलोइंग ईयर। अब ये बात 4 साल वाली कर रहा है और 4 साल वाली बात लिख के आगे मिसाल 2 सालों की दे रहा है, ये और बात है। मतलब इसने ये बताना है कि ही रिमेन्स नॉन रेजिडेंट फॉर 4 ईयर, दैट इज 2000 मिसाल के तौर पे 20, 21, 22, 23, सो हिज इनकम विल बी एग्जेम्प्ट फॉर 24 एंड 25। मतलब इसने बात ऊपर 4 साल वाली की और नीचे एग्जांपल 2 साल वाली दी। 2 pillars that violate fairness, 2 pillars that violate fairness, मतलब वो तो खुद पिलर है, उन्होंने क्या फेयरनेस को वायलेट करना है। Any foreign source income derived by a citizen of Pakistan in tax year where he is non-resident in preceding 4 years shall be exempt from tax in the year he became resident following next tax year, assuming him a citizen of Pakistan and the fact that he became resident in 2024 and exemption applies to only up to 25, मतलब 24 भी हो गया वो, the income derived by him is exempt from tax। It doesn't matter that this पैसे is remitted to Pakistan और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल अमाउंट विल बी एग्जाम्प्ट इन हिज हैंड, सारी अमाउंट उसके हाथों में एग्जाम्प्ट है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लॉ की प्रोविजन भी लिखें, सिनेरियो पे रेफर करें, साल भी लिखें और एंड पे उसके गलत पॉइंट ऑफ व्यू की निगेशन भी करें। मैरिट सर्टिफिकेट ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया, वर्किंग रेफरेंस दिए हैं ताकि चीज़ें पता चल जाएं साथ साथ कहाँ से आ रही हैं। अकोमोडेशन हायर ऑफ होती है ना 45% ऑफ बेसिक सैलरी, अकोमोडेशन का लफ्ज़ लिखा हो तो जो पैसे या हायर ऑफ यूज़, मतलब कि लब्बो मैंने क्या किया हुआ थोड़ा सा, मतलब वैसे इतनी नीटनेस के कोई नंबर नहीं होते, वो ढूंढ लेता है फिर भी। टैक्स डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर रहे हैं, टैक्सेशन और अमोर्टाइजेशन को तो लेस करते हैं। चलें जी, आ जाएं अब 10 मिनट बाद, 3:57 हो रहे हैं, 4:07 पे आ जाएं। नहीं कॉन्फिडेंशियल है।